नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम आपको तैयारी करा रहे हैं राजस्थान अखाड़ा पर। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026। आपको पता है, जैसा कि आप जानते हैं, आरएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही फॉर्मेट जो है एग्जाम्स के, उसके लिए राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजस्थान अखाड़ा पर अब तक 2 लेक्चर्स जो है वो मैं कंप्लीट करा चुका हूं। आज लेक्चर नंबर 3 में हम एक्सक्लूसिवली फोकस करेंगे एग्जीक्यूटिव समरी के पार्ट सेकंड में। एग्जीक्यूटिव समरी बहुत बड़ी थी, इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट्स में कराया है। फर्स्ट लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने की इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको समझाया अच्छे से, उसको आप देख सकते हैं। लेक्चर नंबर सेकंड में एग्जीक्यूटिव समरी के फर्स्ट पार्ट को मैंने डिस्कस किया और एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको कराई। आज लेक्चर नंबर 3 में एग्जीक्यूटिव समरी को हम कंप्लीट करेंगे और थोड़ा सा इनोवेशन लाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर मैंने की है। हम ना सिर्फ आपको थोड़ा सा रिवीजन कराएंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ पर होगी। इसके अलावा एक चीज और, मैंने थोड़ा इन्फोग्राफिक्स यहाँ पर डालने की कोशिश की है। हर स्लाइड में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से इन्फोग्राफिक्स की मदद से, एआई की मदद से मैं आपको सारी चीजें जो है वो राजस्थान इंक्लूसिव सोशल डेवलपमेंट इस तरह से आपको समझाने की कोशिश मैं यहाँ पर करूंगा, ताकि आपके दिमाग में वो सारी चीजें जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरह से आज का जो लेक्चर होगा, आज से आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सारे मैं इस तरह से करवाने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिए। हम जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है वहां से तो आपको तैयारी करवा ही रहे हैं, साथ में थोड़ा सा एड ऑन करवा के किसी तरह आपको वो चीजें याद रह सके, लंबे टाइम तक एग्जाम में आप परफॉर्म कर सके बहुत अच्छे से, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर करवाने की कोशिश आपको करवाइए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का डॉक्यूमेंट इकोनॉमिक रिव्यू 2025-2026 से मैं तैयारी करा रहा हूं। आज लेक्चर नंबर 3 है एग्जीक्यूटिव समरी का पार्ट सेकंड। जैसा कि लेक्चर नंबर सेकंड में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि विकसित राजस्थान 2047 का एक विजन डॉक्यूमेंट है, जिसमें 13 सेक्टर्स को हमने हाईलाइट किया है और पूरा जो इकोनॉमिक सर्वे है वो इन 13 सेक्टर्स पर ही फोकस करता है और एक्स्ट्रा फोकस जो है वो दिया जाता है एमएसएमई पर। डन। तो इस पूरे जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें लास्ट जो एग्जीक्यूटिव समरी का पार्ट फर्स्ट मैंने आपको कराया, उसमें हमने समरी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम्स मैंने आपको करवा दिया है, हेल्थ एंड वेल बीइंग हो चुका है, एजुकेशन एंड नॉलेज इकोनॉमी हो चुकी है, फिस्कल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ पर हो चुकी है। पेज नंबर आप देखें यहाँ पर एग्जीक्यूटिव समरी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो उसमें पेज नंबर 17 तक जो है वो हम यहाँ पर आपको करवा चुके हैं। अब पेज नंबर 16, हाँ पेज नंबर 15 तक मैं आपको करवा चुका हूं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के। पेज नंबर 16 से हम यहां पर शुरू करेंगे। आज हम बाकी ये जितने भी सेक्टर्स हैं इनकी समरी, एक ओवरऑल बर्ड आई व्यू यहां पर लेंगे एग्जीक्यूटिव समरी में, और उसके बाद मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा चैप्टर नंबर फर्स्ट, ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम्स। वहां से हम सारे चैप्टर्स, जितने भी 13 चैप्टर्स हैं, इनको इन डिटेल पढ़ेंगे। अभी जो एग्जीक्यूटिव समरी में आपको दिया हुआ है वो एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन टाइप से सारी चीजें चल रही हैं। तो बिना समय गवाते हुए हम शुरू करते हैं। सोशल एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन। मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो वो क्लासेस आप वहां से देख सकते हैं, और इस पूरे जो लेक्चर है इसका पीडीएफ आपको मिलेगा राजस्थान अखाड़ा टेलीग्राम चैनल पर। देन और फिर बाद में हम आपको नोट्स भी देंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह वो सारी चीजें होंगी। तो अब हम आपको स्टार्ट करवाते हैं यहां से सोशल एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन। जो हमारा फोर्थ सेक्टर ऑफ विकसित राजस्थान 2047 है, वो बात करता है सोशल एम्पावरमेंट की और इंक्लूजन की, कि सारे लोग मिल के जो है वो एम्पावरमेंट हो उनका। और स्टेट जो है वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस रिकॉग्नाइज करता है, मस्ट अकम्पनीड बाय इंप्रूवमेंट्स इन ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, और एसेंशियल सर्विसेज जितनी भी है उनका एक्सेस जो है वो लोगों को मिलना चाहिए। इसी का सही अर्थ जो डेवलपमेंट का है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस का जो सही अर्थ है वो यही है कि ह्यूमन कैपिटल भी साथ में इंप्रूव हो, सोशल सिक्योरिटी साथ में इंप्रूव हो। और ये सारी चीजें इंप्रूव होने के लिए कुछ एक सेक्टर्स हैं यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क की बात की जानी चाहिए, इंटीग्रेटेड इंटरवेंशंस होने चाहिए एजुकेशन में, हेल्थ में, न्यूट्रिशन में, लाइवलीहुड प्रमोशन में, और सोशल प्रोटेक्शन में। आप जहां भी जिस भी जगह रह रहे हैं वहां आपको बहुत अच्छी एजुकेशन मिले, वहां आपको बहुत अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिले, वहां न्यूट्रिशन बहुत अच्छा हो, लाइवलीहुड प्रमोशन हो, आपके जीविकोपार्जन के कमाने के साधन बहुत अच्छे हों, और सोशल प्रोटेक्शन आपको दी जाए, पेंशन वगैरह और बाकी सारी जितनी भी सोशल
प्रोटेक्शन है वो सारी चीज़ें दी जाए। इसके अलावा डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स की यहाँ पर बात की गई है। जन आधार और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो डीबीटी होता है, उससे ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव किया जाए, एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए, लास्ट माइल डिलीवरी दी जाए, सोशल सेक्टर स्कीम्स को बढ़ावा दिया जाए, सोशल सेक्टर स्कीम्स की लास्ट माइल डिलीवरी हो सके, रिड्यूसिंग एक्सक्लूजन, जो लोग रह जाते हैं, पिछड़े रह जाते हैं, उनको रिड्यूस किया जाए, इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस रूरल, अर्बन एंड ट्राइबल एरियाज। ये सारी चीज़ें जितने भी चीज़ें हो रही हैं, जन आधार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें हर जगह, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो अर्बन क्षेत्र हो, चाहे वो ट्राइबल एरियाज हो, हर जगह वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन उसका होना चाहिए। विमेन एम्पावरमेंट जो है वो कॉर्नर स्टोन है इंक्लूसिव डेवलपमेंट का। आप ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन का ही डेवलपमेंट करें, विमेन एम्पावरमेंट भी यहाँ पर होना बहुत आवश्यक है। और वो कैसे होगा? एजुकेशन जब विमेन तक पहुंचेगी, स्किल डेवलपमेंट जब विमेन का होगा, एंटरप्रेन्योरशिप जब विमेन को दी जाएगी, वो करेंगी स्टार्ट अपने स्टार्टअप्स, लाइवलीहुड सपोर्ट उनको दिया जाएगा ताकि वो जीविकोपार्जन के साधन, उनको जॉब्स वगैरह मिल सके, सेफ्टी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनको दी जाए, और हाउस होल्ड इनकम सिक्योरिटी उनकी बढ़े। तो बेसिकली हमने यहाँ पर ये जो 4 बातें की, इसको मैं आपको डिटेल में यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा। जो हमारे इन्फोग्राफिक्स मैंने बनाया है उससे मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। राजस्थान का जो इंक्लूसिव सोशल डेवलपमेंट है वो कैसे होगा? वो होगा 4 चीज़ों से। पहला लाइफ साइकिल फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क के कुछ इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है, यहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, और स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हमें पूरा करना है। लाइफ साइकिल फ्रेमवर्क की बात की जाए तो कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोशल एम्पावरमेंट के लिए, सोशल इंक्लूजन के लिए, जिनमें से एक है एजुकेशन, शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, लाइवलीहुड प्रमोशन मिलना चाहिए, और सोशल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, पहली चीज़ है। अब ये सारी चीज़ें जो आपको सामने मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें किस तरह से काम करेगी, तो ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इनका? इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो वो डिजिटल गवर्नेंस के द्वारा होगा, पहली चीज। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल कन्वर्जेंस होगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किया जाएगा, और जितनी भी सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज हैं उनकी लास्ट माइल डिलीवरी यहां पर की जाएगी। डिजिटल गवर्नेंस कैसे की जाएगी? जन आधार और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपको देते हुए। बात की जाए विमेन एम्पावरमेंट की, तो विमेन एम्पावरमेंट कैसे होगा? विमेन एम्पावरमेंट तब होगा जब महिलाओं की स्किल डेवलपमेंट की जाएगी, महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप करेंगी, खुद के कुछ स्टार्टअप्स वो स्टार्ट करेगी, सेफ्टी उनको मिलेगी, सिक्योरिटी उनको मिलेगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन उनका बढ़ेगा। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक गोल्स हमारे जो हैं वो है ह्यूमन कैपिटल इंप्रूवमेंट, जो मानव संसाधन है उनको इंप्रूव किया जाए, एक्सक्लूजन को रिड्यूस किया जाए, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, जो कि किस तरह से बढ़ाई जा रही है? जो बढ़ाई जा रही है डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से, डिजिटल गवर्नेंस के जन आधार और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। डन। इसके अलावा हाउस होल्ड इनकम सिक्योरिटी भी यहां पर दी जाए। तो ये सारी बातें यहां पर हमने इस पूरे लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश की, और इसको इस तरह से याद रखा जाएगा तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। डन। वापस आते हैं हमारे मेन डॉक्यूमेंट की तरफ, जो इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट है। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में जिन योजनाओं से सोशल एम्पावरमेंट जो है वो उसको बढ़ोतरी मिली है। इन सारी योजनाओं के बारे में एक ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पर दूंगा, लेकिन जो उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो हम पढ़ेंगे इनके पर्टिकुलर चैप्टर्स में। जैसे हर सेक्टर का एक पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, जहां पर ये सारी जितनी भी स्कीम्स हैं उन सारी स्कीम्स को एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। जैसे सबसे पहली स्कीम, सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स आती है लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना में जब भी आप कोई भी स्कीम पढ़ें तो एक बात याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस स्कीम के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। पहली चीज़ कि लाडो प्रोत्साहन योजना के बेनिफिशियरीज कौन कौन है? फीमेल, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसमें होगा क्या क्या, कितनी किश्तों में क्या अमाउंट मिलेगा, वो सारी चीज़ें ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जो योजना है वो कब से स्टार्ट की गई। लाडो प्रोत्साहन योजना कितनी दिनांक, क्या दिनांक उसकी रही, किस दिनांक से जो है वो शुरू की गई। तो यहां पर थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया गया है, एक्सप्लेनेशन पूरा चैप्टर में होगा। लाडो प्रोत्साहन योजना प्रमोट्स पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स बर्थ ऑफ ए गर्ल चाइल्ड एंड सपोर्ट्स हर होलिस्टिक डेवलपमेंट। पहली चीज, तो जब उनका बर्थ हो रहा है गर्ल का, तब उसको पॉजिटिव एटीट्यूड दिया जा रहा है, और डेवलपमेंट पर, होलिस्टिक डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जा रहा है। इट एम्स टू प्रिवेंट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव होता है उसको प्रिवेंट किया जाता है। एजुकेशन और हेल्थ को इंप्रूवमेंट इससे मिलता है। रिड्यूस मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है वो कम होती है। बच्चों के मोर्टेलिटी, मरने की जो संख्या है वो कम, मैटरनल मोर्टेलिटी कम होती है। कॉम्बैट चाइल्ड मैरिज से कॉम्बैट मिलता है और चाइल्ड मैरिज को रोकने का काम करती है चाइल्ड प्रोत्साहन लाडो प्रोत्साहन योजना। ये पर्टिकुलर योजना जो है वो 1 अगस्त 2024 को स्टार्ट की गई। ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट होती है? ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि ये जो 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे पर चाइल्ड, पहली चीज ये बेनिफिट है लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। इसके जो टारगेट हैं वो टारगेट्स मैंने सारे आपको बता दिए कि पॉजिटिव एटीट्यूड हो बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड के प्रति, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट सपोर्ट किया जाए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट किया जाए, एजुकेशन और हेल्थ, जो लड़कियों की एजुकेशन और हेल्थ है उसको इंप्रूवमेंट किया जाए। इसके लिए लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। ये 1 अगस्त 2024 से शुरू की गई है। इसके तहत 1.5 लाख रुपए जो है वो पर गर्ल चाइल्ड को मिलेगा और ये 7 माइलस्टोन्स में मिलेगा। 7 इंस्टॉलमेंट्स में जो है वो लाडो प्रोत्साहन योजना में आपको टोटल 1.5 लाख रुपए मिलेंगे और वो 21 साल की जब तक कन्या हो जाएगी तब तक वो पैसा उन्हें मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर योजना है ये 1 अगस्त 2024 से शुरू की गई थी। डेट याद रखना इसलिए जरूरी है। मान लीजिए आप एसडीएम बनते हैं और कोई केस आपके पास आता है कि साहब हमारी लड़की हुई है लेकिन हमें 1.5 लाख रुपए नहीं मिल रहे, तो आप पूछेंगे लड़की कब हुई? तो उसने कहा 15 जुलाई 2024 को। नहीं मिलेगा क्योंकि योजना ही 1 अगस्त 2024 के बाद शुरू हुई है। तो ये जितने भी बेनिफिट दिए जाएंगे ये उन कन्याओं को दिए जाएंगे जो इस डेट के बाद है। तो कोई भी योजना आप राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे में या करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे उसमें आपको इनडायरेक्ट टारगेट्स जो है उनको याद रखना है, कितने बेनिफिट दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा वो याद रखना है, डेट याद रखनी है कि वो योजना कब से शुरू हुई और ये याद रखना है कि उसके बेनिफिशियरीज कौन कौन है, जैसे यहाँ पर गर्ल चाइल्ड है। ठीक है, और इन्फोग्राफिक्स के जरिए मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। अभी के लिए आप ये चीजें समझ लीजिए। सेकंड जो चीज चल रही है वो आईसीडीएस चल रहा है। विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए, सोशल एम्पावरमेंट की बात की जाए, सामाजिक कल्याण की बात की जाए तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज चल रही है, जिसमें स्टेट जो है राजस्थान जो है वो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा है, प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। और किसके जरिए प्रोवाइड करा रहा है? आंगनवाड़ी नेटवर्क के जरिए। ये जो लास्ट वाली लाइन है, ये जो डेटा है कि इतने लोग इससे बेनिफिट हुए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात की जाए तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यहां पर शुरू हो रही है, जिसके तहत व्हीट हैड बीन प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरीज। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो है गेहूं वहां पर प्रोवाइड करवाया जाता है। कितना प्रोवाइड कराया गया, नॉट इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आरपीएससी। डन। तो ये पूरी स्लाइड आपको समझ में आ रही है। आगे बात करते हैं तो स्टेट जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी जो है वो इन्होंने इंप्लीमेंट की है, स्टेट ने, राजस्थान स्टेट ने 2025 में। आपसे यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? Which of the following segments of the society is covered under equal opportunity policy? उसमें आएगा महिलाएं, उसमें आएगा बच्चे, उसमें आएगा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो आपका आंसर जो होगा पर्सन विद डिसेबिलिटीज होगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी की वजह से आपको ये लग सकता है कि भाई शायद SC/ST को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात हो रही है, विमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात हो रही है। लेकिन राजस्थान सरकार ने जो इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी चलाई है उसको इंप्लीमेंट किया गया है सिर्फ इसलिए कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को वहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे सकें, स्पेशली एबल्ड पर्सन टू इफेक्टिवली डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज इन गवर्नमेंट ऑफिसेस। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर सारी चीजें सोशल सिक्योरिटी के लिए, सोशल प्रोटेक्शन के लिए, एम्पावरमेंट के लिए दी जा रही है। द स्टेट हैज एक्सपेंडेड सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट्स टू मिटिगेट इनकम एंड सोशल रिस्क टू वल्नरेबल एंड सोशली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और ये सारी चीजें हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कहां पर? सोशल एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन का जो ये अलग से चैप्टर होगा, इसमें ये सारे सेक्टर्स का अलग अलग चैप्टर्स भी यहां पर इंक्लूडेड है। तो ये सारी चीज समझ में आई आपको? आगे चलें, बात करें नेक्स्ट चीज की। आगे इसका इन्फोग्राफिक्स देख लेते हैं एक बार। जैसे ये जो अभी मैंने आपको पूरा पैराग्राफ करवाया, ये पूरा पैराग्राफ आता है सोशल वेलफेयर और जेंडर इक्विटी 2025-2026 में। इसको अगर ओपन करते हैं हम तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे लाडो प्रोत्साहन योजना की मैंने आपको बात बताई। इसके अलावा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS, फूड सिक्योरिटी के तहत PM गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत अन्न का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, गेहूं का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। डिसेबिलिटीज राइट्स की बात की गई लास्ट स्लाइड में, और सोशल प्रोटेक्शन एंड इंक्लूजन की बात की गई। अगर हम बात करें लाडो प्रोत्साहन योजना की, तो लाडो प्रोत्साहन योजना के अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स के अंडर आता है, पहला ऑब्जेक्टिव है पॉजिटिव एटीट्यूड टू गर्ल चाइल्ड, लड़कियों के प्रति पॉजिटिव
लड़की जो कन्याओं का जो जन्म हो रहा है उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड हो, उनके हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जाए, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो प्रिवेंट किया जाए, चाइल्ड मैरिज जो है वो कॉम्बैट की जाए कि भाई अगर कोई लड़की का जन्म हो रहा है तो उसको 1.5 लाख रुपए 21 साल तक मिलेंगे, तो उसकी शादी जो है वो घर वाले फिर 21 के बाद ही करें। देन हेल्थ और एजुकेशन, वो जो 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं 21 साल तक, वो हेल्थ पर खर्च होंगे इवेंचुअली और एजुकेशन पर खर्च होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो किसके हैं, लाडो प्रोत्साहन योजना के। अगर हम फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो लाडो प्रोत्साहन योजना में फाइनेंशियल सपोर्ट कितना मिलता है, 1.5 लाख रुपए पर गर्ल चाइल्ड मिल रहा है और 7 माइलस्टोन इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा है 21 वर्ष तक। जैसे ही लड़की का जन्म होता है उसको 2,500 रुपए मिलते हैं पहली इंस्टॉलमेंट में, और सब्सिक्वेंटली जो टोटल अमाउंट 7 किश्तों में एक गर्ल चाइल्ड को मिल रहा है वो 1.5 लाख रुपए है। ये अलग अलग इसमें शर्तें हैं कि 5th पास होते ही इतना अमाउंट मिलेगा, उसके बाद 10th पास होते ही इतना अमाउंट मिलेगा, तो इस तरह से 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। अब एक चीज और यहाँ पर जो मेंशन नहीं थी, जो मैं आपको बताना चाहूँ, लाडो प्रोत्साहन योजना जो स्टार्ट की गई वो 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट की गई। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज में कोर सर्विसेज आ रही हैं जिनके अंतर्गत सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा रहा है, प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, आंगनवाड़ी हेल्थ सेंटर से प्रोवाइड की जा रही है। डन। आगे बात करें पीएम ग्रामीण कल्याण अन्न योजना फूड सिक्योरिटी की, तो उसके अंतर्गत ये सारा चीजें डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। नॉट इंपॉर्टेंट, ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं होता। डिसेबिलिटी राइट्स की बात करें तो इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी 2025 जो है वो राजस्थान सरकार ने लॉन्च की है। इस पर किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है वो सारी चीज भी मैंने आपको यहां पर बताई। इसकी डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट दिया जा रहा है स्पेशली एबल्ड पर्सन को। इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी किसकी है, स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए है, और इसमें इस तरह से काम किया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफिस का इंटीग्रेशन यहां पर हो सके और डिसेबल्स जो है स्पेशल एबल्ड जो पर्सन है उनका यहाँ पर वो अच्छे से काम कर सके। सोशल प्रोटेक्शन और इंक्लूजन यहाँ पर दिया जा रहा है। टारगेट ग्रुप्स कौन कौन है, विडोज हैं, सिंगल वुमेन है, वल्नरेबल सेक्शंस है, और उनको क्या बेनिफिट दिए जाएंगे, पेंशन स्कीम्स, इनकम सिक्योरिटी और सोशल डिग्निटी। तो इस तरह से यहाँ सारी चीजें मैंने आपको इस इन्फोग्राफिक चार्ट के जरिए समझाने की कोशिश की। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी। और वापस लिए चलता हूं आपको इकोनॉमिक सर्वे का जो मेन डॉक्यूमेंट है, वहां से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी के लिए मैंने आप 4th जो यहाँ पर सेक्टर है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सोशल एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन जो है वो मैं कंप्लीट करा चुका हूं। नेक्स्ट हम चलते हैं इंडस्ट्रियल माइनिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ। डन। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है। इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो पूरे अपने आप में, पहले तो एक चैप्टर आता था लेकिन अब इसको सेक्टर्स के हिसाब से किया, तो इस तरह से यहां पर किया गया। इकोनॉमिक ग्रोथ का ये की ड्राइवर माना जाता है। क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ का की ड्राइवर, इंडस्ट्रियल और माइनिंग सेक्टर। ये सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड करवाता है। साथ में एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोवाइड कराता है, और डाइवर्सिफिकेशन की बात की जाए अगर स्टेट इकोनॉमी में तो वो भी इंडस्ट्रियल माइनिंग प्रोवाइड हमें करवाता है। डन। राजस्थान में रिच मिनरल रिसोर्सेज हैं। एमएसएमई की बात की जाए तो एमएसएमई का बेस बहुत स्ट्रांग है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का। इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार एक्सपेंड हो रहा है और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्रॉस वैल्यू एडेड और इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात की जाए तो वो ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीजें जो हो रही है बहुत सारी स्कीम्स के जरिए हो रही है, जिन स्कीम्स का इंट्रोडक्शन हम यहां पढ़ेंगे समरी में, और उनकी डिटेल्ड तरीके से हम जो स्पेशल चैप्टर होगा इंडस्ट्रियल माइनिंग और इकोनॉमिक ग्रोथ पर, उसमें हम इन सब चीजों का डिटेल वर्जन जो है वो पढ़ेंगे। अभी के लिए बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ अगर प्रमोट करनी है तो उसके लिए RIPS, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, ताकि डोमेस्टिक और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट किया जा सके। डन। तो यहां क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि RIPS जो है स्कीम जो है, स्टेटमेंट दी जा सकती है, बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, कि RIPS जो है 2024 उसका टारगेट है फॉर अट्रैक्टिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ओनली। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। नहीं, ये जो RIPS स्कीम है 2024 में जो लॉन्च की गई, ये डोमेस्टिक और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट दोनों को ही अट्रैक्ट करने का काम कर रही है। ऑब्जेक्टिव इसका दोनों ही है। इसके अलावा एनकरेजिंग ग्रीन एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्रीज, उन इंडस्ट्रीज को एनकरेज करना है जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और ग्रीन इंडस्ट्रीज हैं, जो एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल तरीके से काम करती हैं और एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जनरेट यहाँ पर करती हैं। देन इसके अलावा बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिनका इंट्रोडक्शन मैं यहां पर दूंगा आपको एग्जीक्यूटिव समरी में, और डिटेल्ड तरीके से हम बात करेंगे जो इसका कंसर्न चैप्टर होगा। जैसे राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो है वो आई है 2025 में,
एम्स टू रिड्यूस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, जैसे कोई भी सामान किसी इंडस्ट्री में बन रहा है और वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, गोडाउन्स में स्टोर हो रहा है, उसकी जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह आ रही है, तो वो जो सारी चीजें हैं वो लॉजिस्टिक्स के अंदर काउंट होती है। और राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 का जो प्रथम ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना। एक जगह से दूसरी जगह सामान ट्रांसपोर्ट हो रहा है, स्टोर हो रहा है, गोडाउन्स वगैरह बन रहे हैं, सप्लाई चेन्स को स्ट्रेंथन करना। Its provisions are aligned with RIPS and incentives for logistics infrastructure skill development green projects have been operationalized। तो अभी के लिए आपको यह समझना है कि राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो है वो 2025 में लाई गई। उसका एम जो है वो दो एम है, पहला लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, दूसरा सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करना। ठीक है, ये जो राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी है ये राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम से लिंक्ड की गई है, अलाइन की गई है, और इंसेंटिव्स जो है वो यहां पर मिल रहे हैं लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। देन डिटेल में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉलिसी की बात की जाए अगर इंडस्ट्रियल और माइनिंग सेक्टर से, तो वो है राजस्थान टेक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी 2025। आपको मैं बताऊं कि राजस्थान में टेक्सटाइल जो है उसका हब, अगर मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान की बात की जाए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान जो है वो कौन से जिले को कहा जाता है। उसके लिए जब इतना वास्ट लेवल पर हम टेक्सटाइल का काम करते हैं, सांगानेरी प्रिंट हमारे यहाँ चलता है, बगरू प्रिंट हमारे यहाँ चलता है, अजरक जो प्रिंट है वो चलता है बाड़मेर का। तो ये सारी चीजें, इसके चक्कर में हमें टेक्सटाइल के लिए एक अलग पॉलिसी जो है वो लाने की जरूरत है, ताकि हम स्टेट को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना सके टेक्सटाइल का। ठीक है, कैसे बनेगा वो? प्रमोटिंग लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट वहां पर आए, वैल्यू एडिशन की जाए, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग की जाए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहां पर हो। डिटेल में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। इन सारी चीजों को इंप्रूव करने के लिए क्या किया गया है कि एक्सेस मिले क्रेडिट को, लोन्स वगैरह जो है वो इजीली मिल सके, कोई हर्डल उसमें ना आए, इंश्योरेंस हो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, जो माइक्रो ट्रेड एंटरप्राइजेज हैं, वो इजीली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उन अपने जो टेक्सटाइल्स वगैरह हैं उनको बेच सके। इसके अलावा कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स का भी जिक्र यहां पर किया गया है विमेन के लिए और SC ST एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है जिसको डिटेल में हम वहां पढ़ेंगे। इसके अलावा इस सेक्टर से रिलेटेड राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी की भी बात है जो इंप्लीमेंट की गई है टू क्रिएट स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर ट्रेड सेक्टर। दूसरी पॉलिसी आ रही है नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी 2025। ये सारी पॉलिसीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2025 में इन पॉलिसीज को लाया गया है। नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी, जैसे NRI होते हैं नॉन रेजिडेंट इंडिया, वैसे NRR नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी यहां पर लाई गई है, इसलिए ताकि इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज किया जा सके, ट्रेड बढ़ाया जा सके, इनोवेशन और फिलेंथ्रोपिक कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो राजस्थानी डायस्पोरा से लिया जा सके। राजस्थानी डायस्पोरा वो कोई भी व्यक्ति जो राजस्थानी मूल का है, राजस्थानी है और विदेश में रह रहा है, तो वो राजस्थानी डायस्पोरा का हिस्सा हो जाता है। इस पॉलिसी के जरिए हम इस राजस्थानी डायस्पोरा से, वे व्यक्ति जो राजस्थानी हैं और बाहर रह रहे हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट हम ले सकें, उनसे ट्रेड हम कर सकें, उनसे नई टेक्नोलॉजी इनोवेशंस हम ले सकें और फिलैंथ्रोपिक कंट्रीब्यूशंस हम वहां पर ले सकें कि कोई दान वगैरह वो देना चाहें, फॉर एग्जांपल स्कूल्स एजुकेशन वगैरह के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए या हेल्थ के लिए वो दान वगैरह देना चाहें तो वो दे सकते हैं। इसके लिए इंस्टीट्यूशंस कुछ बनाए गए हैं, जैसे राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर्स बनाए गए हैं, ग्रीवेंस रिएड्रेसल सिस्टम्स जो हैं वो बनाए गए हैं, डेवलपमेंट सपोर्ट पोर्टल जो है बनाया गया है ताकि इस पॉलिसी को हम ऑपरेशनलाइज कर सकें। डन। तो ये सारी चीजें हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे भी इंप्रूव करना, ताकि जो की ड्राइवर है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का वो वहां पर हमें मिल सके। डन। तो अभी तक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही है, सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं अभी के लिए। इस चैप्टर का मकसद ये है कि राजस्थान में क्या चल रहा है, राजस्थान में पिछले एक जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें क्या क्या चीजें हुई, उसका एक इंट्रोडक्शन आपको देना है, ताकि जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊं तो वो चीजें आपके लिए नई ना हो, आपने उनका नाम सुना हुआ हो, आपको ये बेसिक आइडिया हो कि ये पर्टिकुलर लाडो प्रोत्साहन योजना को जब हम डिटेल में पढ़ें तो आपको पता हो कि लाडो प्रोत्साहन योजना में क्या हो रहा है। ठीक है, आपको जब मैं आपको पढ़ाऊं कि इंडस्ट्री चैप्टर में जब मैं आपको पढ़ाऊं नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी, तो आपको पता हो कि राजस्थानी डायस्पोरा क्या होता है, वहां आप ब्लैंक ना हो। तो ये एक तरीके से आपको इकोनॉमिक सर्वे के लिए थोड़ा सा लिटरेट करने की कोशिश मैं यहां पर कर रहा हूं, ताकि जब हम मेन चैप्टर्स पढ़ें तो आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो, आपको एक बेसिक आइडिया चीजों का हो, ताकि आप अच्छे से उन चीजों को समझ सको। तो ये एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि मेन जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको पढ़ने से पहले ये एक वार्म अप सेशन है, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सको। डन। आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा एडवांस बनाने के लिए राजस्थान सरकार लेकर आई है राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि राजस्थान को ऐसी पोजीशन पर लेके जाना कि वो प्रेफर्ड डेटा सेंटर डेस्टिनेशन बन सके, फिजिकल इंसेंटिव्स वो ऑफर कर सके, रिलैक्स्ड नॉर्म्स हो और सस्टेनेबिलिटी सपोर्ट जो है वो वहां पर उसको मिल सके। तो ये सारे टारगेट्स जो हैं ये किसके हैं? राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025। इनिशियल इन्वेस्टर इंटरेस्ट हैज बीन फैसिलिटेटेड थ्रू पॉलिसी नोटिफिकेशन एंड इंटीग्रेशन विद आरआईपीएस इंसेंटिव्स। आप देखेंगे कि जो भी पॉलिसीज हैं वो सारी आरआईपीएस राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम से इंटीग्रेट की हुई है। इसके बाद एमएसएमई पॉलिसी की बात की जाए तो एमएसएमई पॉलिसी 2024 में लाई गई थी। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पॉलिसी एम्ड एट बिल्डिंग ए कॉम्पिटिटिव इंक्लूसिव एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एमएसएमई इकोसिस्टम। इन सभी के बारे में डिटेल में हम उस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा एमएसएमई में एंट्री को ईज करने के लिए और कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए एक एक्ट बनाया गया जो कि था एमएसएमई फैसिलिटेशन एक्ट 2019। डन। इसके अंडर में जितनी भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो नई एनरोल होगी, अराउंड अब तक 1405 जो है वो एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। जितनी भी नई फर्म्स होंगी एमएसएमई के अंतर्गत उनको एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट दी जाएंगी, जिसके तहत उनको कुछ रियायतें दी जाएंगी, इंस्पेक्शंस की रियायतें उनके ऊपर होंगी और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर एमएसएमई फैसिलिटेशन एक्ट के तहत रिलैक्स किए गए हैं नॉर्म्स, ताकि वो बहुत अच्छे से जो है प्रोसेस जो है अपना कंटिन्यूस कर सके। और इसके लिए उस पूरी चीज़ों को जो रिलैक्सेशन दिए जाएंगे उन रिलैक्सेशन के लिए एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट्स पहले दिए जाते हैं। देन क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट के लिए इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम 2004 लाई गई। राजस्थान ओडीओपी पॉलिसी 2024 जो है वो प्रोग्रेस की जा रही है। 2272 यूनिट्स फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो 11 करोड़ रुपीस का दिया जा चुका है अब तक। ओडीओपी क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024। और इसको और आगे ले जाते हुए राजस्थान सरकार ने पंच गौरव प्रोग्राम को भी इनिशिएट किया है। और वो जो पंच गौरव प्रोग्राम है वो इस एग्जीक्यूटिव समरी के एंड में आपको मैं उससे इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि कैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन टूरिस्ट डेस्टिनेशन वन वेजिटेशन जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड सारी चीजें जो है वो पंच गौरव, हर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के 5 गौरवों के बारे में वहां पर डिटेल में चर्चा की गई है। इसके अलावा बात की जाए अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ बहुत अच्छा काम हो रहा है तो है विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना to generate employment by providing margin money and interest subsidized loans for manufacturing and service based micro and small enterprises। जितनी भी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज बेस्ड जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उसमें लोन्स दिए जा सके, मार्जिन मनी दी जा सके और वो लोन्स जो है वो इंटरेस्ट सब्सिडाइज्ड हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई अपना माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशली बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, तो आपको अगर मान लीजिए 10% की इंटरेस्ट से लोन मिल रहा है तो इस स्कीम के तहत इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाएगी आपको। मान लीजिए 3% 4% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, तो वो आपका एक तरीके से आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन सरकार ने दे दिया, ठीक है, ताकि एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो सके। अब ये विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना की जो डिटेल्स है वो मैं पर्टिकुलर चैप्टर में बताऊंगा। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को अगर बढ़ावा देने की बात की जा रही है तो उसके लिए कि भाई राजस्थान से एक्सपोर्ट जो है वो बढ़े, कॉम्पिटिटिवनेस मतलब बाकी राज्यों के रेस्पेक्ट में हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें, उसके लिए राजस्थान ने राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी जो है 2024 में लागू की गई। इसके अंतर्गत क्या होता है कि बहुत सारी यूनिट्स जो हैं जितनी भी एक्सपोर्ट के लिए काम कर रही है वो थोड़ा सपोर्ट उनको मिलता है। किन किन चीज़ों में मिलता है? पहला, मार्केटिंग में सपोर्ट मिलेगा कि वो पर्टिकुलर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सके। दूसरा, जो प्रोडक्ट मार्केट हो रहा है, जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए जाना है, वो प्रोडक्ट जिस प्रोसेस से बन रहा है उस प्रोसेस में जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जाए और सर्टिफिकेशन दिया जाए। और इन सब चीजों के तहत पिछले साल वर्ष 2024-2025 की बात अगर की जाए तो एक्सपोर्ट कितना हुआ है राजस्थान से? टोटल 97,171.66 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट हुआ है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सीधे सीधे बनता है, डेटा वाला क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी के एग्जाम्स में आप पूछ सकते हो कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और फिर वो अमाउंट दे देंगे। तो आप याद रखिएगा 1 लाख करोड़ से थोड़ा सा कम है,
97,171.66 करोड़ रुपीस का ये प्रोडक्ट जो है वो हमने टोटल एक्सपोर्ट किए हैं वर्ष 2024-25 में। आगे बात की जाए, अब पूरा जो सेक्टर है ये इंडस्ट्रियल और माइनिंग से भी रिलेटेड है। देखिए यहाँ इंडस्ट्रियल, माइनिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंडस्ट्रियल से रिलेटेड सारी पॉलिसीज, सारी स्कीम्स की हमने बात की। अब माइनिंग से रिलेटेड बात की जाए तो माइनिंग के लिए एम सेंड पॉलिसी 2024, आप कभी का भी पिछले 3 सालों का आप अगर इकोनॉमिक सर्वे उठा के देखेंगे तो एम सेंड पॉलिसी के ऊपर एक पैराग्राफ आपको हमेशा मिलेगा, और क्वेश्चन भी आरपीसी बनाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा राजस्थान मिनरल पॉलिसी 2024 चल रही है, ठीक है, एम एट सस्टेनेबल एंड ट्रांसपेरेंट मिनरल डेवलपमेंट। जो मिनरल का डेवलपमेंट हो वो ऐसा हो कि सस्टेनेबल हो, ऐसा नहीं कि हमने बहुत सारा जो है मिनरल्स यूज में ले रहे हैं, सस्टेनेबल तरीके से सतत प्रक्रिया हो और ट्रांसपेरेंट डेवलपमेंट हो। इसके अलावा अलॉटमेंट ऑफ एम सेंड की भी बात यहाँ पर की गई है। एम सेंड क्या होती है, कितना परसेंट गवर्नमेंट ऑफिस में, वो सारी चीजें चैप्टर में। इसके अलावा राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी जो है वो 2025 लागू की गई, ताकि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो है उनको अट्रैक्ट किया जाए स्किल टैलेंट के थ्रू या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। कॉस्ट कंपिटिटिवनेस, हाई वैल्यू एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट किया जा सके, सर्विस सेक्टर इंटीग्रेशन जो है वहां पर स्ट्रेंथन हो सके। इसके अलावा स्किल पॉलिसी, ये सारी पॉलिसी जो है वो इंडस्ट्रियल और माइनिंग और इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है। राजस्थान स्किल पॉलिसी 2025 का टारगेट है कि डिमांड ड्रिवन स्किल दी जाए, ऐसी स्किल्स जो है वो यूथ को प्रोवाइड की जाए जिनकी डिमांड मार्केट में हो, प्लस कोई बंदा ऑलरेडी स्किल्ड है उसको रीस्किल किया जाए अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयमेंट एबिलिटी, और वो सारी चीजें अप स्केलिंग की जाए उसकी, एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी, वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी, अलाइनमेंट, इंडस्ट्रियल सर्विसेज और इमर्जिंग सेक्टर रिक्वायरमेंट्स के लिए स्किल डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली टारगेट है राजस्थान स्किल पॉलिसी 2025 का। ना सिर्फ उसमें स्किल डेवलपमेंट किया जाए बल्कि ऑलरेडी अगर कोई बंदा स्किल्ड है तो उसकी रीस्किलिंग की जाए या अप स्किलिंग की जाए। इसके अलावा राजस्थान की युवा शक्ति को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर राजस्थान यूथ पॉलिसी 2026 जो है वो लाई गई है, ताकि यूथ को हम एम्पावर कर सके। कैसे एम्पावर कर सके? पहला, एजुकेशन के थ्रू, उनको शिक्षा प्रोवाइड की जा सके, अच्छी से अच्छी हायर एजुकेशन। दूसरा, स्किल्स के थ्रू, उनको जितनी भी स्किल्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट के लिए उपयोगी है या अपने किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका स्किल डेवलपमेंट किया जाए। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनको प्रमोट किया जाए, लीडरशिप डेवलपमेंट किया जाए, और डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, जो अभी यूथ डोमिनेट कर रहा है डेमोग्राफी में, उसको हार्नेस किया जाए ताकि सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इंक्लूसिव सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ वहां पर हो सके। देन नेक्स्ट पॉलिसी आती है राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025। ये एम करती है कि क्लीन नेचुरल गैस का जो एक्सेस है वो मिल सके हाउस होल्ड्स को, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज को, सपोर्टिंग लो कार्बन ग्रोथ, इंप्रूव्ड अर्बन एयर क्वालिटी और गैस बेस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पर हो सके। गैस का जो नेचुरल गैस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही एक स्ट्रीमलाइन तरीके से यहाँ पर हो सके। इसके अलावा अब यहाँ पर स्किलिंग की बात हो गई, यूथ पॉलिसी की बात हो गई, तो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2026 भी राजस्थान सरकार लेकर आई है ताकि जितने भी एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस किया जा सके। हाई लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है 64.4, इसको और बढ़ाया जा सके। अनएम्प्लॉयमेंट रेट राजस्थान में 4.2% है, इसको कम किया जा सके। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ राजस्थान? तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट राजस्थान के 64.4% है। और अगर बात की जाए अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ राजस्थान अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 4.2% है। याद रहेगा कितना परसेंट है? 4.2%। पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 64.4% एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 4.2%। डन। और टारगेट यहां पर दिया गया है कि अगले 5 सालों में मार्च 2029 तक 15 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो क्रिएट की जाए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप तीनों इसमें इंक्लूडेड है। बात की जाए आगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ से रिलेटेड, माइनिंग से रिलेटेड, तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जो है वो चलाई जा रही है। ये कब से शुरू हुई, ये इंपॉर्टेंट है। 15 जनवरी 2026 भारतीय सेना दिवस, याद रहेगा, 15 जनवरी 2026 भारतीय सेना दिवस के दिन मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना दी गई जा रही है। पहली चीज, मुख्यमंत्री मतलब राजस्थान स्टेट की है। दूसरा, युवा मतलब यूथ के लिए है वो, और यूथ काउंट होता है 18 to 45। तो जो बेनिफिशियरीज जितने भी हैं वो यूथ है 18 से 45 साल के बीच के।
देन कब से शुरू हुई? 15 जनवरी 2026 से शुरू हुई। टारगेट क्या है? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सके कितने लोगों का? 1 लाख लोगों का। और वो 1 लाख लोग जो है वो 18 से 45 साल के बीच में होने चाहिए। अब वो जो स्वरोजगार है, स्वरोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कोई एंटरप्रेन्योरशिप हो, कोई स्टार्टअप हो, कोई इंडस्ट्री खुद की, कोई एमएसएमई खुद की स्टार्ट की जाए, वो स्वरोजगार के अंतर्गत आता है। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना इज स्टार्टेड बाय राजस्थान गवर्नमेंट फॉर यूथ 18 टू 45 ईयर्स। स्वरोजगार फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कब शुरू की गई? 15 जनवरी 2026 से की गई। और इसमें क्या क्या मिल रहा है? इसमें मिल रहा है इंटरेस्ट फ्री लोन्स। जितना जो भी आप एमएसएमई या कोई भी स्टार्टअप आप करेंगे तो क्या होगा? जो भी आप चीज करेंगे उसमें क्या होगा? इंटरेस्ट जो होगा वो फ्री होगा, मार्जिन मनी जो है वो असिस्टेंस दिया जाएगा, और CGTMSE फी जो है वो आपको क्या किया जाएगा? CGTMSE फी रिम्बर्समेंट किया जाएगा फॉर सेटिंग अप और एक्सपेंडिंग एंटरप्राइज। अब इसमें दो चीजें हो गई। पहली चीज, आप अगर कोई जीरो से शुरू कर रहे हो, ठीक है, अपनी कंपनी यहां से शुरू कर रहे हो जीरो से, तो भी आपको यहां पर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 15 जनवरी 2026 के बाद से आपको इंटरेस्ट फ्री लोन्स और मार्जिन मनी और CGTME फीस रिइंबर्समेंट मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी एक्सपेंड कर रहे हो, ऑलरेडी आप काम कर रहे हो और अब आपको एक्सपेंड करना है, तो भी आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या है? इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मार्जिन मनी असिस्टेंट मिलेगा। और तीसरी चीज, CGTMSE फीस रिइंबर्समेंट मिलेगा। आप मुझसे पूछेंगे अगर कि CGTMSE क्या है, तो CGTMSE है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की जो फीस है उसको रिइंबर्समेंट किया जाएगा, इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे और मार्जिन मनी असिस्टेंस दी जाएगी। अगर मैं आपको एक्सपर्ट गाइडेंस दूं और मैं ये बताऊं कि आरपीएससी इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में से क्वेश्चन कैसा बनाएगी, तो वो क्वेश्चन इस तरह से बनाएगी: कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट होगा, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना इज स्टार्टेड फॉर यूथ रेंजिंग फ्रॉम द एज लिमिट 18 टू 45 ईयर्स। करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा, इसके अंतर्गत आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेंगे, मार्जिन मनी असिस्टेंस मिलेगा, CGTMSE फीस रिइंबर्समेंट मिलेगी। करेक्ट। तीसरा स्टेटमेंट होगा कि इसके तहत जो भी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो सेटिंग अप और एक्सपेंडिंग एंटरप्राइजेस दोनों के लिए होंगे, वो स्टेटमेंट भी करेक्ट है। चौथा स्टेटमेंट होगा, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना MYSY वाज लॉन्च्ड ऑन 5 जनवरी 2026। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। 5 जनवरी 2026 नहीं, 15 जनवरी 2026 इसकी डेट। तो इस तरह से आरपीएससी यहां पर क्वेश्चन फ्रेम करेगी। मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है पढ़ाने के साथ साथ कि आपको ये भी बताना कि ये पर्टिकुलर पैराग्राफ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, यहां से कैसा क्वेश्चन बनेगा। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 15 जनवरी 2026 को स्टार्ट की गई। इसके तहत एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा 1 लाख यूथ को, 18 से 45 साल के यूथ को। उसमें क्या क्या दिया जाएगा? बेनिफिट, 3 बेनिफिट दिए जाएंगे। पहला बेनिफिट तो है इंटरेस्ट फ्री लोन, ताकि वो अपनी कोई भी एंटरप्राइज है वो सेट कर सके इनिशियल लेवल से, या फिर एक्सपेंड कर सके, ऑलरेडी वो काम कर रही है और अब उसको एक्सपेंड कर दिया। मार्जिन मनी असिस्टेंस वहां पर दिया जाए और CGTMSE फीस का रिइंबर्समेंट वहां पर हो। ठीक है। तो 3 चीजें क्या क्या हो गई? पहली चीज, इंटरेस्ट फ्री लोन्स हो गए। दूसरा, CGTMSE फीस रिइंबर्समेंट हो गया। और तीसरा, मार्जिन मनी असिस्टेंस हो गया। अब मार्जिन मनी क्या होती है? मार्जिन मनी ये होती है कि कोई भी इन्वेस्टर जो है वो अपनी एक मनी डिपॉजिट कराता है कोई भी ट्रेड शुरू करने से पहले, लेवरेज ट्रेड शुरू करने से पहले, तो उसको मार्जिन मनी कहते हैं। तो उस मार्जिन मनी का असिस्टेंस जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसी के साथ एक और सेक्टर जो है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। मैं वापस आपको लेकर आता हूँ वो पर्टिकुलर जो सेक्टर्स हैं। इंडस्ट्रियल, माइनिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो सेक्टर है उसमें हम बात करेंगे टूरिज्म एंड कल्चरल डेवलपमेंट की। यहाँ हम सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक समरी है, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो सके कि अंदर आगे आने वाले चैप्टर्स में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस होगी। राजस्थान यूथ पॉलिसी, राजस्थान गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, डन। तो अब हम शुरू करते हैं टूरिज्म एंड कल्चरल डेवलपमेंट।
ठीक है। इसके तहत इसके अंदर जितनी भी पॉलिसीज हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली सारे लेक्चर्स, सारे जितने भी सेक्टर्स हैं, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस, एनवायरमेंट सस्टेबिलिटी, ये सारी चीजें भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ हम कंप्लीट करेंगे एग्जीक्यूटिव समरी को। नेक्स्ट लेक्चर में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे है, ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम्स, वो हम तैयार करेंगे। देन तो शुरू करते हैं, टूरिज्म एंड कल्चर डेवलपमेंट। टूरिज्म एंड कल्चर सेंटर की अगर बात करें, कल्चर ये जो सेक्टर है कल्चर डेवलपमेंट, इसकी अगर बात करें तो ये मेजर कंट्रीब्यूटर है राजस्थान की इकोनॉमी का। ये एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सपोर्ट करता है, रीजनल डेवलपमेंट, अलाइड सेक्टर जैसे कि ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी, हैंडीक्राफ्ट्स एंड सर्विसेज, ये सब चीज़ें जो है वो टूरिज्म एंड कल्चर डेवलपमेंट में आती है। इसके अलावा बात करें तो इसके डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट हैं, हेरिटेज ये कंप्राइज करता है, इसके साथ में रिलीजियस टेम्पल्स वगैरह और गुरुद्वारे वगैरह हैं, जितने भी रिलीजियस स्पॉट्स हैं वो सारे इसके अंदर है। डेजर्ट, वाइल्ड लाइफ, इको टूरिज्म, फिल्म टूरिज्म एंड एक्सपेंडिंग माइस सेगमेंट। अभी आप बात करेंगे जो माइस सेगमेंट है ना, ये एज इट इज पूछा गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ माइस इन पेपर 1 मैनेजमेंट में, MICE पूछा गया। और माइस का जो फुल फॉर्म होता है वो है मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कन्वेंशंस एंड एग्जीबिशंस। ये सारी चीजें जिस सेगमेंट में आती है उसे कहते हैं माइस। तो जो टूरिज्म सेक्टर है उसके अंदर काफी सारी चीजें जो है, काफी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो होते हैं, जिससे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है प्रोडक्ट्स की। जैसे हेरिटेज प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल आमेर फोर्ट हो गया, अपना ईसर लाट, सरकासूली वगैरह चीजें हो गई, और ये बाकी सारी चीजें हेरिटेज सेगमेंट में आती है। इसके अलावा रिलीजियस सेगमेंट की बात करें तो खाटू श्याम जी रिलीजियस स्पॉट है टूरिज्म का। डेजर्ट की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो रणथंबोर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट है। इसके अलावा इको टूरिज्म, फिल्म टूरिज्म और माइस सेगमेंट, ये सारी चीज़ें आती है। पोस्ट पेंडेमिक के बाद ये जो डोमेस्टिक टूरिज्म है ये बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट तरीके से रिकवरी की है इसने। फॉरेस्ट टूरिस्ट अराइवल होते हैं, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट यहाँ पर होता है। ये सारी चीज़ें जो है ये टूरिज्म एंड कल्चर डेवलपमेंट के अंडर में आती है। देन द स्टेट इज फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है। अब इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कैसे स्ट्रेंथन होंगे कि आप ऑनलाइन ही टिकटिंग सिस्टम हो जाएगा, ऑनलाइन ही ट्रांसपोर्टेशन बुक हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन होना, एक इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। इसके अलावा टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको अपग्रेड किया जाए, चाहे वो ऑनलाइन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रांसपोर्टेशन और वो सारी चीज़ें हो। इसके अलावा टूरिज्म और कल्चर सेंटर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइजिंग करना, प्रमोट करना, सस्टेनेबल टूरिज्म, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जाती है। और इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2025 जो है वो राजस्थान स्टेट ने जो है लॉन्च की है, टू एक्सेलरेट टूरिज्म ग्रोथ थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2025 का टारगेट क्या है कि टूरिज्म की ग्रोथ हो। कैसे हो? सबसे पहली चीज़ तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देन दूसरी चीज़ जो है वो है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, की बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो वहाँ पर डाइवर्सिफाई हो जाएं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था कि कहीं फोर्ट्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, वाइल्ड लाइफ स्पॉट्स हो गए, वो इस तरीके से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वहाँ पर देखने को मिले। इसके अलावा डिजिटल इंटीग्रेशन किया जाए कि जो टूरिस्ट स्पॉट है वो जियो टैगिंग की जाए, मैप्स पर उनको लोकेट किया जाए, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन किया जाए, SGST स्टेट GST जो है वो रिम्बर्स किया जाए, इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाए, और स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन जो है वो किए जाए, क्योंकि ऑलरेडी टूरिज्म सेक्टर को जो है वो यहाँ पर इंडस्ट्री जो है उसका दर्जा मिल गया है, इंडस्ट्री सेक्टर का दर्जा मिल गया है, इंडस्ट्री सेक्टर में ज्वाइन किया गया है, इंक्लूड किया गया है टूरिज्म को। ठीक है, तो इस तरह की सारी बातें की जाएगी। इसके अलावा लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो मैंने इकोनॉमिक सर्वे करवाया था उसमें भी राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी की, ताकि नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर राजस्थान जो है एक अच्छा फिल्म प्रोडक्शन हब जो है उसको बनाया जा सके, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के द्वारा और सिंप्लीफाइड परमिशंस के द्वारा। कहीं इस तरह की पॉलिसी लाई गई है राजस्थान सरकार द्वारा। इस पॉलिसी का नाम है राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी, ताकि जो भी फिल्म प्रोड्यूस हो उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जा सके, और जो परमिशंस वहां पर ली जाती है, फॉर एग्जांपल शूटिंग परमिशंस है या कोई भी जैसे एक्सप्लोजिव्स यूज करने हैं, उन सारी चीज़ों की जो परमिशंस है वो यहाँ पर इजीली मिल सके। इसके अलावा एक और फंड बनाया गया है, राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड, RTICF। इस पर्टिकुलर 2 लाइन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आप ये समझने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTICF? राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग फंड।
देन राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग फंड। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड जो है वो कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तो वो मार्च 2025 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तीसरा क्वेश्चन यहां पर बन सकता है कि उसका टारगेट क्या है, तो उसका टारगेट यह है कि जो भी टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो 5,000 करोड़ से ऊपर के हैं उनको फाइनेंस करेगा आरटीआईसीएफ। जैसे आप कोई टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर आप लेकर आते हो और इसकी टोटल कॉस्टिंग जो है वो 5,000 करोड़ से ऊपर की आती है, तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कौन जो है वो फाइनेंस करेगा, वो फाइनेंस करेंगे आरटीआईसीएफ, राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड, जो कि मार्च 2025 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। बात समझ आ गई? आगे चले। अब नेक्स्ट जो सेक्टर है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो टूरिज्म जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि माननीय उप मुख्यमंत्री जो है हमारी दिया कुमारी जी, वो टूरिज्म मिनिस्टर हैं। तो जो बजट इस बार का पेश हुआ है उसमें भी टूरिज्म पे और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो इसी वजह से यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि काम भी इन्हीं 2-3 सेक्टर्स में जो है वो राजस्थान में ज़्यादा हुआ है। तो ये फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी, इनको थोड़ा विशेष तौर पर हम फोकस करेंगे जब हम चैप्टर्स में इसको पढ़ेंगे। तो अभी के लिए जितने भी सेक्टर्स थे उसमें टूरिज्म एंड कल्चरल डेवलपमेंट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्टर 7 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो 4-5 सेक्टर्स हैं ये अभी बचे हैं, इनको कर लेंगे, इनको फटाफट अभी कंप्लीट करते हैं। डन। एक ओवरऑल ओवरव्यू जो है वो आपको देने की मैं कोशिश करूंगा। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, सर्विस डिलीवर हो रही है, तो उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को जब हम डेवलप करते हैं तो क्या हम डेवलप करना चाहते हैं, पहली चीज तो पावर सिस्टम्स। तो इलेक्ट्रिसिटी जहां पर पहुंच रही है, इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो स्ट्रेंथन की जाए, पावर सिस्टम्स जो है वो स्ट्रेंथन की जाए, पॉइंट नंबर 1। क्योंकि हर चीज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक तरीके से विकास के पहिए की तरह कहा जाता है कि विकास जो है वो उन पहियों, अगर पहिए नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो विकास की गति जो है वो धीमी हो जाएगी, विकास को धकेला नहीं जा सकेगा आगे। ठीक है, तो विकास की को गति प्रदान करने के लिए पहिए का काम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर करता है, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर करता है, जिसमें पहली चीज जो आती है वो पावर सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करना, दूसरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स को रॉबस्ट बनाना। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। उसके बाद वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन सर्विसेज, डिजिटल कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, स्ट्रेंथनिंग मार्केट एक्सेस, सपोर्टिंग अर्बन एंड रूरल इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें जो है वो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आती हैं। और ये सारे काम होंगे इंटीग्रेटेड प्लानिंग के साथ, नेटवर्क एक्सपेंशन के साथ, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एसेट्स वर अंडरटेकन टू इंप्रूव सिस्टम रिलायबिलिटी, reduce services gap, enhance logical efficiency, thereby supporting manufacturing, agriculture, trade and services sectors across the state। आप मान के चलिए कि एक गाड़ी है, जिस गाड़ी में डेवलपमेंट होना है, उस गाड़ी में 3 लोग बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति का नाम है एग्रीकल्चर, दूसरे व्यक्ति का नाम है इंडस्ट्री और तीसरे व्यक्ति का नाम है सर्विसेज। इन तीनों को आगे बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए, सर्विस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, इस गाड़ी को टोटल आगे बढ़ाने के लिए यहां पर पहियों की आवश्यकता होगी। और वो जो पहिए हैं वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। जब ये चीजें, ये पहिए मजबूत होंगे उतने ज्यादा ये SIA जो है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर जो है ये आगे बढ़ पाएगा। और इनको मजबूत बनाने के लिए इन सारे सेगमेंट्स में काम करना पड़ेगा। रिलायबिलिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी सिस्टम की, सर्विस गैप्स जो है वो रिड्यूस करने पड़ेंगे, लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी जो है, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट, गोडाउन, स्टोरेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। डन। सबसे पहले यहां पर बात की गई पावर सिस्टम्स की, तो बात करते हैं कि राजस्थान में पावर जो है वो कहां से आती है, कितनी आती है, टोटल जनरेशन कितना है, टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी जो है वो कितनी है राजस्थान में, और जो उसका जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रिन्यूएबल एनर्जी, वो कितना है वहां पर, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में एनर्जी जो सेक्टर है वो कहां से आता है। The power sector continued to function as a major contributor to economic growth. Then, और ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसको सपोर्ट जो कर रहा है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज को, वो पावर सेक्टर सपोर्ट कर रहा है, while enabling improved living standards।
स्टेट हैज टेकन वेरियस मेजर्स टू इंप्रूव सेक्टर एफिशिएंसी। ये जो सेक्टर है, जो पावर सेक्टर है, इसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए राजस्थान सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। सबसे फर्स्ट इनिशिएटिव जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सपेंड किया गया है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज किया गया है। सोलर पावर को एक्सपेंशन उसका हुआ है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको इंप्रूव किया गया, डिजिटल सिस्टम्स को इंप्रूव किया गया, एनर्जी स्टोरेज जो है उसको इंप्रूव किया गया, ताकि अफोर्डेबल और रिलायबल सप्लाई जो है वो वहां पर मिल सके। बात की जाए राजस्थान स्टेट की इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधा, व्हाट इज द स्टेट्स इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी टिल दिसंबर 2025। तो ये जो डेटा है ये तो लास्ट ईयर का है, नॉट इंपॉर्टेंट, अब ये काम का नहीं रहा। अभी के लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिसंबर 2025 तक राजस्थान स्टेट की इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी कितनी है, तो वो है 31556.43 मेगावाट। 31556.43 मेगावाट, ठीक है, 31,556 मेगावाट। इतनी है राजस्थान स्टेट की इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी, 31,556 मेगावाट है। रिन्यूएबल एनर्जी शोड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस विथ सोलर कैपेसिटी रीचिंग 9898 मेगावाट। अगर बात की जाए, ये तो टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी होगी राजस्थान की, कि राजस्थान स्टेट में दिसंबर 2025 तक जितना भी एनर्जी जनरेशन हो रहा है, पावर जनरेशन हो रहा है, वो 31,556.43 मेगावाट है, याद रहेगा। अगर बात की जाए सोलर कैपेसिटी की, तो सोलर पावर से कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है, तो वो है 9898 मेगावाट, 9898 मेगावाट। ये जो डेटा है ये मैं आपको की इंडिकेटर्स जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है उसमें भी बता चुका हूं। अभी सोलर पावर कैपेसिटी की बात की जाए रिन्यूएबल एनर्जी में, तो इस 31,556 में से 9898 मेगावाट जो है वो सोलर कैपेसिटी है। बात की जाए विंड कैपेसिटी की, तो विंड कैपेसिटी से इस पूरे का आधा मान लीजिए आप, अराउंड 4416.12 मेगावाट जो है वो विंड कैपेसिटी से यहां पर जनरेट हो रहा है। बात समझ आ गई। टोटल स्टेट की पावर कैपेसिटी कितनी है, 31,556 मेगावाट दिसंबर 2025 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरी कैपेसिटी इसके अंदर इंक्लूडेड, सोलर कैपेसिटी की बात की जाए तो 9898 मेगावाट, 9898 मेगावाट। विंड कैपेसिटी की बात की जाए तो 4416.12 मेगावाट। ये दोनों मिलाकर अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए तो टोटल जो कैपेसिटी है इंस्टॉल्ड राजस्थान में, उसका 45.36% हिस्सा जो है वो सोलर और विंड कैपेसिटी से आता है। या रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा सकती है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है राजस्थान की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 31,556, जिसमें से सोलर कैपेसिटी है 9898 मेगावाट, विंड कैपेसिटी है 4416.12 मेगावाट, और जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का पार्टिसिपेशन है इस टोटल में, तो वो है 45.36%। अगर मैं आपको डायग्राम के उससे समझाऊं, तो ये अगर टोटल है राजस्थान की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जो अपन कहते हैं 31,556 मेगावाट है, तो उसमें से 45% हो गया, 50% का थोड़ा सा कम, ये जो हिस्सा है, ये 45% हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी से आता है, ठीक है। और इसी के लिए क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। और अभी एक और इंपॉर्टेंट स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, आपसे पूछा जा सकता है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। क्या काम कर रही है, तो सोलर प्लांट जो है वो इंस्टॉल कर रही है। कितने सोलर प्लांट्स इंस्टॉल किए जाएंगे, 1 करोड़, 1 करोड़ घरों में सोलर प्लांट जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। कितनी यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ दी जाएगी, तो 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ दी जाएगी। ये योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, ये योजना राजस्थान सरकार द्वारा नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टार्ट की गई है। डन। और इस योजना के तहत अब तक 493 मेगावाट ऑफ सोलर रूफटॉप कैपेसिटी जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। मतलब टोटल इस योजना के तहत टोटल जो राजस्थान में सोलर रूफटॉप कैपेसिटी है वो 493 मेगावाट है। अगर बात की जाए सोलर पावर जनरेशन की, तो वो है 9898 मेगावाट। अगर बात की जाए रूफटॉप से जो सोलर पावर जनरेट हो रही है, तो वो है 493 मेगावाट, ठीक है। कितने कंज्यूमर्स है, ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा एनर्जी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है एनर्जी सेक्टर। उस एनर्जी सेक्टर के लिए आरडीएसएस स्कीम जो है वो चलाई जा रही है। आरडीएसएस स्कीम का फुल फॉर्म है रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम।
एम्ड टू मेक द डिस्कॉम्स फाइनेंशियली सस्टेनेबल। जितने भी अपने डिस्कॉम है, चाहे वो जयपुर डिस्कॉम हो, अजमेर डिस्कॉम हो, जोधपुर डिस्कॉम हो, डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्कॉम का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटिव कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, उनके लिए ये आरडीएसएस स्कीम जो है वो चलाई गई है ताकि उनको फाइनेंशियल सस्टेनेबल बनाया जा सके। उनका जो टोटल AT&C लॉसेस हैं, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस हैं, AT&C लॉसेस, उनको कम किया जा सके, 12 से 15% तक ही लाया जा सके और इवेंचुअली जीरो तक भी उनको किया जा सके। तो इसके लिए आरडीएसएस स्कीम चल रही है। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन आरपीएससी में कि आरडीएसएस स्कीम जो है वो किससे संबंधित है। तो डिस्कॉम्स को फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाने के लिए आरडीएसएस स्कीम चलाई जा रही है ताकि AT&C एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस को कम किया जा सके। तो यहां तक हमने पढ़ा एनर्जी सेक्टर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रोड एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात की जाए तो एक बात आप हमेशा याद रख लीजिए कि 100 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, मतलब 100 किलोमीटर आप इधर जाएंगे, 100 किलोमीटर आप इधर जाएंगे, तो ये जो स्क्वायर बन रहा है 100 बाय 100 किलोमीटर्स का, इस स्क्वायर के अंदर कितनी रोड्स हैं? 97.97 किलोमीटर्स लंबी। अगर 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हम देखते हैं तो 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 97.97 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स यहां पर जो है वो देखने को मिलती है। डन। कितने प्रतिशत गांव जो है वो रोड से कनेक्टेड है? अगर इस तरह की बात की जाए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो 91.68% गांव जो है वो रोड्स से कनेक्टेड है मार्च 2025 तक। डन। ये डेटा भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, 97.97 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। डन। तो हम कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको बता चुका हूं मैं क्या कोर इंफ्रास्ट्रक्चर का, पहला एनर्जी सेक्टर के बारे में बात हुई, दूसरा रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बारे में बात हुई। इस तरह से हमने यहां पर ये सेक्टर भी जो है ये आपको कंप्लीट करा दिया एग्जीक्यूटिव समरी से। डिटेल में तो हम बाद में बात करेंगे। तो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर कंप्लीटेड। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ राजस्थान डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अलावा कुसुम कंपोनेंट ए की भी बात, ये तो डिटेल में बात कर लेंगे हम जब चैप्टर में पढ़ेंगे, तब मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। डन। अभी शुरू करते हैं वाटर सिक्योरिटी एंड रेजिलेंस की। अगर बात की जाए तो राजस्थान स्टेट जो है वो बहुत ही एक फ्रेजाइल हाइड्रो ज्योग्राफिक कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए, बहुत ही पानी की जो कमी है वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के लैंड मास का 10.41% हिस्सा जो है वो राजस्थान का है, लेकिन इंडिया के टोटल वाटर रिसोर्सेज का सिर्फ 1.16% जो है वो राजस्थान में है। अब देखिए आप यहां पर गैप कितना आ गया कि अगर भारत का कुल क्षेत्रफल 100 स्क्वायर किलोमीटर है तो राजस्थान में 10 स्क्वायर किलोमीटर उसका हिस्सा है। राजस्थान 10 स्क्वायर किलोमीटर ऑक्यूपाई करता है। अगर पूरे भारत के 100 स्क्वायर किलोमीटर में 100 लीटर पानी है तो राजस्थान में 1 लीटर पानी ही है सिर्फ। ये जो मैंने आपको रेशियो उस टर्म्स में बताया, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि कितना डिफरेंस है यहाँ पर। और बहुत सारे चैलेंजेस स्टेट को फेस करने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर इरेटिक रेनफॉल है, कभी हो रही है, नहीं हो रही, कहीं ज़्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है। ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं लगातार। वेस्टलैंड्स जो है वो एक्सपेंड हो रही है। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए ज़रूरत है, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए ज़रूरत है और सोशो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पानी की आवश्यकता बहुत है, जिसके लिए राजस्थान सरकार लगातार बहुत सारे काम कर रही है। और विजन 2047 फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मॉडर्न इरिगेशन प्रैक्टिसेस और कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन वर्क जो है वो चलाए जा रहे हैं ताकि एक मल्टी डायमेंशनल और इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो काम में लाई जा सके, ताकि इस जो गैप है इस गैप को फुलफिल किया जा सके या एक इकोनॉमिक तरीके से हम वाटर का यूज कर सकें। बात करें बहुत सारे इनिशिएटिव्स की तो इरिगेशन स्कीम्स हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोग्राम्स हैं, इसके अलावा और सारे डिजिटल इंटरवेंशंस हैं, मेजर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, अलॉन्ग साइड प्रोग्राम्स बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अटल भूजल योजना। मुख्यमंत्री अटल भूजल योजना जो है वो राजस्थान के साथ 7 और राज्यों में चल रही है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना MJSA 2.0। अब ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान कि हर साल पिछले 2 सालों से लगातार 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान से पूछा जा रहा है।
इन सारी ही योजनाओं को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये पर्टिकुलर जो वाटर सिक्योरिटी और रेजिलियंस वाला जो चैप्टर है उसमें। इन सारी प्रोग्राम्स का जो टारगेट है वो यही है कि एफिशिएंट वाटर यूज को प्रमोट किया जाए, वाटरशेड मैनेजमेंट किया जाए और ग्राउंड वाटर पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस यहां पर हो। इसके अलावा ये तो राजस्थान सरकार और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा काम किया जा रहा है, इसके अलावा बहुत सारे काम ऐसे हैं जो इंटर स्टेट कॉर्पोरेशन के द्वारा चल रहे हैं। 2 या 2 से अधिक स्टेट मिलकर वहां पर काम कर रहे हैं ताकि पानी की जो किल्लत है उसको कम किया जा सके, जैसे यमुना वाटर एग्रीमेंट, जैसे मॉडिफाइड पीकेसी लिंक प्रोजेक्ट। अगर आप आरएस की तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं तो मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि पीकेसी का फुल फॉर्म जो है वो आपको याद होना चाहिए। पार्वती, काली सिंध, चंबल लिंक प्रोजेक्ट, ये 3 नदियों के लिंक करने का प्रोजेक्ट है मॉडिफाइड पीकेसी, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट, जो सिक्योर करता है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई राजस्थान के 17 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो आपको ये याद होना चाहिए कि पीकेसी में कौन कौन सी 3 नदियां हैं, पार्वती, काली सिंध और चंबल। और पीकेसी जो है वो कितने डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रहा है, 17 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रहा है। आपको अगर ये इरिगेशन एरिया याद ना हो, वैसे तो 2.51 लाख हेक्टेयर है, याद होना चाहिए, लेकिन नहीं भी हो तो 17 डिस्ट्रिक्ट्स की जो आंकड़ा है ये याद होना अत्यंत आवश्यक है। तो मॉडिफाइड पीकेसी लिंक प्रोजेक्ट जो है, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट जो है, वो सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोवाइड कराता है 17 राजस्थान के 17 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, जो कि 2.51 लाख हेक्टेयर एरिया के इरिगेशन पोटेंशियल का काम करता है। डन। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट यहां पर चल रहा है। राजस्थान ज्योग्राफी में इसके बारे में आप पढ़ते हैं कि इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट जो है वो कब स्टार्ट किया गया, गंगा सिंह जी द्वारा किया गया, और गंगानगर से कहां से बाड़मेर तक आ रहा है, उसकी जो कैनाल्स है वो कौन कौन सी है, वो सारी चीजें। इसके अलावा जो चीज चल रही है वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चल रही है 2.0, एम्स टू एक्सपेंड इरिगेशन कवरेज एंड वाटर यूज एफिशिएंसी। इरिगेशन कवरेज को एक्सपेंड करना और वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाना कि पर एरिया जो वाटर कंजम्पशन हो वो कम से कम हो, सिंचाई के को लेकर कम से कम वाटर से ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो वहां पर किया जा सके। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की बात की जाए तो ये कम्युनिटी लेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है एंड रिजुविनेशन ऑफ ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स। 2 बातें यहां पर ध्यान रखने की है। पहली चीज कि जो ऑलरेडी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं पानी के, उनको रिजुविनेट करने की, उनको वापस उनका जीर्णोद्धार करना, उनमें वापस पानी का जो फ्लो है वो बढ़ाने का कार्य जो है वो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के द्वारा चल रहा है। दूसरा, ये कम्युनिटी लेड है कि वाटर की हार्वेस्टिंग करनी है लेकिन सोसाइटी के द्वारा कम्युनिटी के द्वारा। इसके तहत कितने काम किए गए हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और बाकी जितने भी वाटर कंजर्वेशन के जो मास मूवमेंट चल रहे हैं उनमें से पहला है कर्म भूमि से मातृभूमि, पहला। दूसरा, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। दूसरा क्या है, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। ये वाटर कंजर्वेशन को मास मूवमेंट्स में इन्होंने कन्वर्ट किया। कम्युनिटी लेड, बहुत सारे लोग वहां पर इंक्लूड होकर वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स बनाए गए, उनको क्लीन किए गए, वाटर बॉडीज जितनी भी है उनको वापस रिचार्ज किया गया वाटर बॉडीज को। और ये सारे काम जो है वो किसके द्वारा किए गए, कर्म भूमि से मातृभूमि पहला, और दूसरा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। डन। तो ये दोनों चीजें जो है ये कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए। आगे बात करते हैं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सुर्खियों में रहने वाला जल जीवन मिशन, JJM PhD डिपार्टमेंट से रिलेटेड जल जीवन मिशन जो है वो टारगेट करता है कि हर ग्रामीण हाउस होल्ड में वर्ष 2028 तक, देन ये सीधे स्टेटमेंट्स पूछी जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट अकॉर्डिंग टू द विथ रेस्पेक्ट टू जल जीवन मिशन। पहला पॉइंट 2028 तक। दूसरा पॉइंट, कहां पर, ग्रामीण परिवारों में, ग्रामीण हाउस होल्ड में FHTC होना चाहिए। FHTC मतलब फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। 2028 तक हर ग्रामीण घर में फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन होना चाहिए। ये टारगेट जो है ये किसका है, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन टारगेट्स टू प्रोवाइड पोर्टेबल वाटर सप्लाई थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाय द ईयर 2028। और इसके तहत जो जो काम किए गए हैं वो काम अलग हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन से। ठीक है, आपको जल जीवन मिशन की बात जब भी पूछी जाए तो टारगेट क्या है 2028, एरिया कौन सा है, ग्रामीण एरिया, ऑब्जेक्टिव क्या है, FHTC होना चाहिए, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस वहां पर होने चाहिए।
डन। अब बात की जाए कि भाई ग्रामीण हाउस होल्ड में तो ये हो गया, तो अर्बन हाउस होल्ड को कौन टारगेट करेगा? तो अर्बन हाउस होल्ड को टारगेट करने के लिए जो स्कीम है वो है अमृत 2.0। अमृत 2.0 इंश्योर करता है अर्बन एरियाज में हर घर नल। ठीक है, और इसके लिए इतने करोड़ सैंक्शन हुए हैं इतनी अर्बन बॉडीज में, ठीक है, ये बात अलग है। लेकिन अमृत जो है, अमृत का फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ग्रामीण परिवारों में जो ग्रामीण जो हाउस होल्ड है वहां पर अगर बात की जाए फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन वाटर सप्लाई की, तो वो कर रहा है जल जीवन मिशन। अर्बन बॉडीज, अर्बन एरियाज में अगर हर घर नल की बात की जाए, तो वहां पर कौन कर रहा है? अमृत काम कर रहा है। ठीक है, ये दोनों मिलकर अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में फंक्शनल हाउस होल्ड टैप वाटर सप्लाई जो है उसका काम कर रहे हैं। देन नेक्स्ट सेक्टर की बात करते हैं, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। पहले ये जो टॉपिक हुआ करता था, ये जो सेक्टर हुआ करता था, ये आता था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में थोड़ा सा कवर हो जाता था, थोड़ा सर्विस सेक्टर में कवर हो जाता था, वाइल्ड लाइफ वगैरह में कवर होता था। लेकिन अभी के लिए इसका अलग से सेक्टर का जो पूरा काम हो रहा है वो है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। राजस्थान किस चीज के लिए काम कर रहा है इंटीग्रेटेड तौर पर? पहला, क्लीन एनर्जी एक्सपेंशन। दूसरा, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। तीसरा, क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट। और इसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। इसके लिए पूरा जो है वो एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, और उस फ्रेमवर्क के अंडर में क्या किया गया है? एनवायरमेंटल एक्शंस को और इकोनॉमिक ग्रोथ को अलाइन किया गया है, जिसके तहत हम ये सारे जो चीजें हैं उनको अचीव कर पाए। और जो प्रोग्रेस है वो मेजर की जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो एक्सपेंड हो रही है उससे, पहली चीज। दूसरी, जो एमिशन इंटेंसिटी है वो रिडक्शन हो रही है, उससे मेजर किया जा रहा है कि हाँ हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है और हमारी जो इमिशन इंटेंसिटी है वो कम हो रही है। इसके अलावा बहुत सारे और प्रोग्राम्स जो है वो राजस्थान सरकार और भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसमें से पहला है ecological stability has been enhanced through large scale community driven plantations। large scale community driven plantations किए गए। उस पर्टिकुलर जो ड्राइव है, पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है, कैंपेन है, उसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन। और इसके तहत 8 करोड़ सैपलिंग्स जो है वो दिसंबर 2025 तक लगाई गई हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन क्या है? ये लार्ज स्केल कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम है, प्लांटेशन प्रोग्राम है। देन इसके अलावा राजस्थान जो है उसने नोटेबल प्रोग्रेस की है सस्टेनेबल डेवलप गोल के अचीवमेंट के लिए, जिसके तहत ये जो चीज है, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो इंडेक्स आता है उसमें साफ साफ झलक रही है। इसके अलावा राजस्थान ने इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी भी यहाँ पर लागू की है। और इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024 के तहत क्या किया जा रहा है? पहली चीज, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होगा? सोलर कैपेसिटी इंक्रीज करने से, विंड एनर्जी कैपेसिटी इंक्रीज करने से। सेकंड, पहली चीज तो सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन हो गया। देन दूसरा, इंटीग्रेटिंग इनोवेटिव स्टोरेज सॉल्यूशन। जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसको इस तरह से स्टोर किया जाए कि मिनिमम लॉस वहां पर हो। देन प्रोडक्शन और स्टोरेज दोनों को इस तरह से किया जाए। इसके अलावा फॉस्टरिंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट। तो पहली चीज तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करो, दूसरी इंटीग्रेट करो इनोवेटिव स्टोरेज सॉल्यूशन, और तीसरी चीज क्या हो जाएगी कि क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, उसका एक प्रोसेस जो है वो यहाँ पर देखा। डन। तो इस तरह से जो है वो एनवायरमेंटल लेवल पर सस्टेनेबिलिटी के लिए काम किया जा रहा है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सोलर एनर्जी की बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं वाटर कंजर्वेशन की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्लीन एनर्जी, ये सारी चीजें। अगर भारत नेशनल लेवल की बात की जाए तो नेशनल लेवल का टारगेट जो भारत का है वो है टोटल 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी जनरेट करना। और इसी के तहत यहाँ पर सारे काम किए जा रहे हैं। राजस्थान में तो बेसिकली सोलर और विंड रिसोर्सेज के अबंडेंट रिसोर्सेज यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा सबसे ज्यादा पॉल्यूशन अगर कोई करता है तो वो व्हीकल करता है, और व्हीकल भी वो व्हीकल जो बहुत पुराना हो चुका है। इसके तहत राजस्थान जो है वो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी 2025 लेकर आई है, फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग व्हीकुलर एमिशंस एंड इंप्रूविंग अर्बन एनवायरमेंटल क्वालिटी थ्रू ऑर्गेनाइज्ड रिसाइकलिंग
जो गाड़ियां पुरानी हो गई है, 15 साल 20 साल पुरानी हो गई है, उनको स्क्रैप कर दिया जाए, उनको रिसाइकिल किया जाए, मटेरियल रिकवरी की जाए, ताकि अर्बन एनवायरमेंटल क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके और वेहिकुलर एमिशंस जो है उनको रिड्यूस किया जा सके। इसके तहत एक फॉर्मल व्हीकल डी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ है। इससे पॉल्यूशन लोड कम होगा, ट्रांसपोर्ट प्रैक्टिसेस, सर्कुलर इकोनॉमी ट्रांसपोर्ट प्रैक्टिसेस जो है वो अमल में लाई जाएगी। डन। ये जो पूरा पैराग्राफ है ये इंडिकेटर्स स्टेट डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो फ्रेमवर्क 3.0 है उसके तहत बात की गई है। ये चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट की। ग्रामीण विकास एक अलग सेक्टर है और अर्बन डेवलपमेंट एक और सेक्टर होगा। पहले अभी यहाँ ये जो सेक्टर है ये पूरी तरीके से फोकस करेगा ग्रामीण विकास के लिए। ग्रामीण विकास राजस्थान में इंटीग्रेटेड और डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच पर काम करता है। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब पंचायत लेवल पर अलग अलग, और इंटीग्रेट मतलब इस तरह से कि पंचायत से ऊपर पंचायत समिति और पंचायत समिति से ऊपर जिला परिषद, इस तरह से यहां पर काम हो सके। तो ये जो पूरा स्टेट का जो फंक्शनिंग है वो इंटीग्रेटेड और डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच पे काम करती है, जिसका पहला टारगेट ये होता है कि जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस हैं, PRI जिन्हें हम कहते हैं, उनको स्ट्रेंथन किया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, ग्रामीण विकास तभी होगा जब गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, जीविकोपार्जन के जो साधन है उनको एनहेंस किया जाएगा। तीसरी, जब भी विकास की बात आएगी तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है। विकास तभी होगा जब ग्रामीण विकास तभी होगा जब ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रमोट होगा। तो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा? पावर सेक्टर आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर आ जाएगा और बाकी तमाम सारी चीजें जो भी हमने पहले डिस्कस करी। इसके अलावा इंक्लूसिव डेवलपमेंट होने के लिए मैन और विमेन दोनों का यहां पर पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। इसके लिए प्रमोट करना जरूरी है विमेन लेड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो ग्रामीण विकास की अगर बात की जाए राजस्थान स्टेट में, तो ग्रामीण विकास करने के लिए हमें सबसे पहले पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना है, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को एनहेंस करना है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है और विमेन लेड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को प्रमोट करना है। डन। पार्टिसिपेटिव प्लानिंग यहां पर होगी, पूरी पंचायत मिलकर प्लान करेगी। इफेक्टिव कन्वर्जेंस होगा सेंट्रल और स्टेट स्कीम्स का, और इंप्रूव्ड गवर्नेंस के साथ सर्विस डिलीवरी दी जाएगी ग्रास रूट लेवल पर। और ग्रास रूट लेवल कौन सा है? पंचायत समितिज, ग्राम पंचायत। इसके लिए अब यहां पर जो टारगेट्स यहां पर दिए गए हैं कि PRI स्ट्रेंथन करना, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं उनकी थोड़ी एक मैं चर्चा कर देता हूं। पहली चीज, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जीविकोपार्जन के लिए NRLM जो है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है वो यहां पर चलाया जा रहा है। देन इसके अलावा इसके तहत इसके अंडर में क्या चलाया जा रहा है? इंप्लीमेंटेड थ्रू राजीविका। राजीविका एक इंस्टीट्यूशन टाइप बना दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट राजस्थान सरकार के द्वारा, जो प्रोवाइड क्या करवाता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप बना देता है, SHGs बना देता है बहुत सारे, और उनके तहत जीविकोपार्जन के साधन जो है वो यहाँ पर बनते हैं। अब राजीविका के फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो राजीविका का फुल फॉर्म है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। राजस्थान में ग्रामीण जगहों पर आजीविका के विकास करने के लिए जो परिषद बनाई गई उसको राजीविका कहा जाता है। और ये राजीविका क्या काम करता है? ये राजीविका काम करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का और इनकम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने का। इसके अलावा विमेन सेंट्रिक फ्लैगशिप्स भी चल रही हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, PM ग्रामीण यहाँ पर है, PM आवास योजना यहाँ पर चल रही है, हाउसिंग के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड्स यहाँ पर बढ़ाए जा सके। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना चल रही है BPL परिवारों की अपलिफ्टमेंट के लिए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 चल रहा है ताकि ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस मॉडल चलाया जाए। एक तो ODF है, ओपन डिफिकेशन फ्री कर दिया गया ग्रामों को। ठीक है, उसके बाद फेज 2 के अंदर ODF तो है ही है, वो तो पहले ही अचीव हो चुका टारगेट। अब जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी बात यहां पर की जाए। डन। इसके अलावा स्वामित्व योजना क्या है? लास्ट इकोनॉमिक सर्वे भी मैंने आपको बताया था कि ड्रोन बेस्ड सर्वे कराए जाएंगे, डिजिटल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स बनाए जाएंगे, ताकि गांवों में जो जमीन है, जो एग्रीकल्चर लैंड है या जो रहने वाली लैंड है, उसका पूरा एक रिकॉर्ड बनाया जा सके, एक बिल्कुल वेरीफाइड रिकॉर्ड हो और ऑनलाइन रिकॉर्ड हो,
ग्रामीण लैंड गवर्नेंस के लिए, रूरल लैंड गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए स्वामित्व योजना चल रही है। ठीक है, तो अगर स्वामित्व की बात की जाए तो स्वामित्व योजना लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड स्कीम है। डन। इसके अलावा अटल ज्ञान केंद्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे हैं टू स्ट्रेंथनिंग रूरल नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूथ कैपेसिटी बिल्डिंग। जो गांव के जो युवा लोग हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जा सके, उनका नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा सके। फाइनेंशियल अप्रूवल मिल चुकी है इतने अटल ज्ञान केंद्र को। तो अटल ज्ञान केंद्र क्या काम करता है? गांवों में नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए और यूथ कैपेसिटी बिल्डिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए। डन। ये सारा काम जो है वो रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। अब बात की जाएगी अर्बन डेवलपमेंट। ये सारे सेक्टर्स तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कितने सेक्टर्स, टोटल 13 सेक्टर्स हैं विकसित राजस्थान 2047 के। तो ये हमने यहां तक तो पहले ही कर लिया था। सोशल एम्पावरमेंट करा दिया, वाटर सिक्योरिटी हो गया, फंडामेंटल सस्टेनेबिलिटी हो गया, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो गया, रूरल डेवलपमेंट मैंने अभी तैयार कराया। अब हमारे पास सिर्फ 2 सेक्टर्स बचे हैं। इन 2 सेक्टर्स के बाद हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट। आज का लेक्चर जो एग्जीक्यूटिव समरी को कवर कर रहा है पूरी। कल से जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो एग्रीकल्चर, जो एग्री फूड सिस्टम्स वाला जो चैप्टर है वो मैं आपको कराऊंगा। तो अभी शुरू करते हैं अर्बन डेवलपमेंट, और उसके बाद मैं आपको 12th सेक्टर के बारे में बताऊंगा, इफेक्टिव गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विसेज। तो स्टार्ट करते हैं 11th चैप्टर ऑफ एग्जीक्यूटिव समरी, 11th सेक्टर जो है अर्बन डेवलपमेंट। डन। अर्बन डेवलपमेंट जो सेक्टर है वो बेसिकली डील करता है अर्बन स्पेसेस जितने भी हैं उनके अंदर सस्टेनेबल तरीके से विकास हो, अफोर्डेबल हाउसिंग हो, स्मार्ट टाउनशिप्स वहाँ पर काम करें, बेटर सर्विसेज दी जाए, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिया जाए क्लीनलीनेस पर, और क्लीनलीनेस जो अचीव की जाए वो की जाए 5R अप्रोच से। 5R अप्रोच क्या है? पहला, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर और रिमूव। जो भी आप प्लास्टिक यूज कर रहे हैं या कुछ भी चीज यूज कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप उसका कंजम्पशन रिड्यूस करने की कोशिश करें। अगर वो रिड्यूस नहीं हो रहा है, आपने कंज्यूम कर लिया, तो आप उसको वापस रीयूज करने की कोशिश करें। कोई प्लास्टिक वाटर बॉटल है, पहली बात तो प्लास्टिक का कंजम्पशन रिड्यूस किया जाए। दूसरा, रीयूज किया जाए। तीसरा, रीयूज अगर हो गया है तो उसको रिसाइकिल किया जा सके, रिकवर करें और उसको रिमूव करें। स्टेट को प्लानिंग करने के लिए, अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास करने के लिए बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ जो है वो प्लानिंग की जा सकती है। पहला तो है GIS, जियो टैगिंग से रिलेटेड। दूसरा, ड्रोन्स सर्विलांस। तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन सब की मदद से हम अर्बन प्लानिंग और गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव करने के साथ साथ हम ये ना भूलें कि हमारा दायित्व जो है वो एनवायरनमेंट के प्रति भी है, कल्चर के प्रति भी है। तो ये सारी जो भी डेवलपमेंट हो, ये इस बात को ध्यान में रखकर किया जाए कि डेवलपमेंट के साथ हम कल्चरल हेरिटेज को कंजर्व करें, ग्रीन पब्लिक स्पेसेस को एक्सपेंड करें और रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करें। और रिन्यूएबल एनर्जी की जब भी बात की जाएगी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, तो सबसे पहले बात की जाएगी सोलर पावर की, सौर ऊर्जा की। सेकंड नंबर पे विंड एनर्जी। टू बैलेंस ग्रोथ विथ इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन, की ग्रोथ भी की जाए, डेवलपमेंट भी हो, लेकिन इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन भी यहाँ पर किया जा सके। बहुत सारे मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यहाँ पर काम कर रहे हैं। जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन काम कर रहा है, हाउसिंग बोर्ड, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड काम कर रहा है। और ये सारी चीजें, इसके अलावा डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, जैसे JD है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जोधपुर अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सब इसीलिए काम कर रहे हैं कि पर्टिकुलर जो शहर है, जो सिटी है, वहां पर विकास किया जा सके बाय इंप्रूवमेंट ऑफ रोड्स, फ्लाईओवर्स, पार्क्स, हाउसिंग एंड अदर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर। डन। अगर अर्बनाइजेशन की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट जो है वो है कोटा। डन। डिक्रीजिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करें तो सेकंड नंबर पे आता है जयपुर, थर्ड अजमेर, फोर्थ जोधपुर, फिफ्थ बीकानेर। डन। तो अर्बनाइजेशन के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का, हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन रहती है कोटा डिस्ट्रिक्ट में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर अर्बन पॉपुलेशन। और फिर आप कहेंगे कि सिद्धार्थ सर ने पढ़ाया नहीं, जबकि सिद्धार्थ सर पढ़ा रहे हैं, 2 बार 3 बार रिवाइज करा रहे हैं
कि अर्बन पॉपुलेशन का राजस्थान में सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोपोर्शन जो फर्स्ट नंबर पे है वो डिस्ट्रिक्ट है कोटा। और यहां पर गलती क्या करेंगे लोग कि सबसे पहले जयपुर लेके आएंगे, जबकि जयपुर में अर्बनाइजेशन जो अर्बन पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है वो सेकंड नंबर पे है। सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन जो है वो कोटा डिस्ट्रिक्ट में है, नंबर 1। इस बात को आप इस चीज से लिंक कर सकते हैं कि कोटा जो है वो एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट के तौर पर, एजुकेशन नगरी के तौर पर जो है जाना जाता है। तो सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहां पर है? कोटा, सेकंड जयपुर, थर्ड अजमेर, फोर्थ जोधपुर, फिफ्थ बीकानेर। देन अगर सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन की हम बात करें तो राजस्थान में सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन जो है वो जालौर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बाड़मेर, डूंगरपुर, जो अपने सीमांत एरियाज हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगी। जालौर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बाड़मेर और डूंगरपुर। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी 2025 में चल रही है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लानिंग यहाँ पर की जा सके, ट्रैफिक कंजेशन को रिड्यूस किया जा सके। पॉल्यूशन एक मेजर प्रॉब्लम है सिटीज़ की, अर्बन स्प्रॉल जो है उसको मैनेज किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, प्राइवेट व्हीकल्स पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखते हुए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं। इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट के लिए राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी जो है वो यूडीएच, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट द्वारा स्टार्ट की गई। कब की गई? 17 जुलाई 2025, 17 जुलाई 2025। इसलिए टू फैसिलिटेट बैलेंस्ड अर्बन एक्सपेंशन, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन राजस्थान। के अलावा बाकी सारी चीज़ें, लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी नॉट इम्पॉर्टेंट, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए तो इतने आवास बन चुके हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। ये जो मैंने लास्ट वाला पैराग्राफ रखा है रुडिप, ये सिर्फ इसलिए रखा है कि आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रुडिप, ठीक है, RUIDP। तो ये ध्यान में रखिएगा, राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो रुडिप, RUIDP के नाम से जाना जाता है। देन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं कभी कभी फुल फॉर्म से रिलेटेड चीजें, तो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। अमृत के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था जब मैंने आपको जल जीवन मिशन के बारे में बताया। जल जीवन मिशन FHTC पे काम करता है, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस इन रूरल हाउस होल्ड्स। देन और अमृत जो है वो अमृत अटल रिजुविनेशन मिशन और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसमें हर घर नल प्रोग्राम है वो जो है शहरों में काम करता है। इसके तहत क्या क्या हो रहा है? सीवरेज प्रोजेक्ट्स, रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, पार्क्स, वाटर सप्लाई और ये सारी चीजें अर्बन लोकल बॉडीज में काम किए जा रहे हैं सब्सटेंशियल सेंट्रल असिस्टेंस के साथ। बात की जाए स्मार्ट सिटी मिशन की तो राजस्थान में 4 जिलों को स्मार्ट सिटीज के तौर पर डेवलप करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है, जिसमें प्रथम नंबर पर है जयपुर, दूसरे पर उदयपुर, तीसरा अजमेर, चौथा कोटा। जयपुर, जोधपुर, कोटा एंड अजमेर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आते हैं, तो इनको भी याद कर लेना। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी नॉट इंपॉर्टेंट। स्वच्छ भारत अर्बन मिशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस को मेंटेन रखा जाए, पहली चीज। और दूसरा पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाए तो जो ये 1.0 है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 1.0, ये बात करता है ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस, पहली चीज। दूसरी कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट सीट्स। बात की जाए स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 तो ये यहां पर बात करता है हायर फोकस ऑन सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, टॉयलेट इंफ्रास्ट्रक्चर और IEC एक्टिविटीज। देन तो स्वच्छ भारत मिशन 1.0 काम कर रहा है ODF पर और टॉयलेट्स वगैरह पर, पब्लिक और कम्युनिटी टॉयलेट्स वगैरह पर, जबकि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 काम कर रहा है सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर। देन इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट योजना श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, जिस योजना का पुराना नाम जो था वो इंदिरा गांधी योजना, शायद अन्नपूर्णा योजना था, जिसका नाम चेंज करके अन्नपूर्णा रसोई योजना किया गया। इसके तहत आपको 8 रुपए में खाना जो है वो स्टेट में दिया जाता है। ऐसा नहीं है उस प्लेट की कीमत ही 8 रुपए है, अगर आप एक प्लेट भोजन करते हैं तो उस प्लेट की जो वास्तविक मूल्य है वो 30 रुपए है, जिस 30 रुपए में से 22 रुपए राजस्थान सरकार देती है और 8 रुपए आपको देने पड़ते हैं। तो 8 रुपए सब्सिडाइज्ड रेट पर आप खाना खा रहे हैं, 22 रुपए जो है वो सब्सिडी वहां पर राजस्थान सरकार दे रही है। 1000 किचन्स के आसपास राजस्थान में ऑपरेशनल है। 8 रुपए आपको देने हैं, 22 रुपए सरकार देगी, 30 रुपए का भोजन आपको राजस्थान सरकार
करवा रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है ये। अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत पूरे राजस्थान स्टेट में 1000 के लगभग किचन काम कर रहे हैं, जो आपको 8 रुपए प्रति प्लेट में खाना खिला। डन। बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक, इफेक्टिव गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विसेज की। तो इफेक्टिव गवर्नेंस जो है वो राजस्थान में डिजिटलाइजेशन के द्वारा जो है हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। पब्लिक सर्विस डिलीवरी, यहाँ पर जितने भी हर्डल्स हैं उनको रिड्यूस किया जा रहा है। कैसे? जन आधार और डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आप कोई भी आज किसी भी योजना का हिस्सा बनते हैं, मान लीजिए लाडली प्रोत्साहन योजना है, तो जो भी मनी आपको उसमें मिलेगा, कोई भी अकाउंट, कोई भी बेनिफिट मिलेगा, तो वो बेनिफिट आपका सीधे जन आधार के द्वारा बैंक अकाउंट में आएगा थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। डन। इसके अलावा स्मार्ट योजना चल रही है, राजस्थान संपर्क 2.0 चल रहा है, जिसके तहत आपकी कोई भी कंप्लेंट हो वो आप राजस्थान संपर्क पोर्टल पर कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर है 181 से आप क्या कर सकते हैं, 181 कॉल करके कोई भी आपको प्रॉब्लम है वो आप प्रॉब्लम बता सकते हैं। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर जो है वो रिड्रेसल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है, वहां पर 181 पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और डोर स्टेप सर्विस डिलीवरी चाहिए तो 78,000 ई मित्र वहां पर काम कर रहे हैं। स्मार्ट जो है वो काम कर रहा है सर्विस डिलीवरी के एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने का थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। डन। ये सारी चीजें यहां पर हो रही है। इसके अलावा जन सूचना पोर्टल, जो भी चीज मैं इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दे रहा हूं उस इंफॉर्मेशन से भी कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है जन सूचना पोर्टल पर। टोटल 117 डिपार्टमेंट्स की 351 स्कीम्स जो है वो आपको जन सूचना पोर्टल पर जाकर मिल सकती है। अगर आप एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं, फार्मर है, तो जन सूचना पोर्टल पर जाइए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे क्लिक कीजिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जितनी भी स्कीम्स है आपके सामने आ जाएगी और टोटल 749 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी। राज किसान साथी पोर्टल यहां पर चल रहा है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। इफेक्टिव गवर्नेंस है, उस गवर्नेंस को किस तरह से इफेक्टिव बनाया जा सके ताकि सिटीजन्स के वो काम आ सके, पब्लिक सर्विसेज वहां पर पहुंचाई जा सके। ये सारी चीजें मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जन सूचना पोर्टल मैंने बताया, राजस्थान संपर्क, आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान संपर्क पोर्टल किस काम आता है, तो राजस्थान संपर्क पोर्टल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, ट्रैफिक जैम से रिलेटेड हो कि आपका पर्टिकुलर आपके इलाके में ट्रैफिक जैम होता हो, या कोई सीवरेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, आप संपर्क पोर्टल पर एनलिस्ट कर सकते हैं, या आप कॉल कर सकते हैं 181 पर, वहां पर आपकी सूचना जारी हो सकती है। डन। आगे चले। नेक्स्ट, राजकाज। जितने भी मेरे साथी जो राजस्थान सरकार में कार्यरत हैं उनको तो पता होगा ये चीज कि राजकाज किस तरह काम करता है। बेसिकली क्या होता था, हम पहले राजस्थान सरकार में कोई भी नोट शीट अगर काम करनी होती तो ऑन पेपर होती थी, और वो पेपर डाक के माध्यम से एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाता था, जो पत्राचार वगैरह होता था एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। अब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, ई ऑफिस सिस्टम जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसका नाम है राजकाज। उस राजकाज पर आप कोई भी नोटशीट ऑनलाइन चला सकते हैं, ऑनलाइन बना सकते हैं, जितने भी राजकीय कर्मचारी हैं राजस्थान सरकार में जो काम कर रहे हैं वो। डन। और वो ई फाइल जो है तुरंत गति से, जैसे डाक में तो आपको टाइम लग रहा है 2 दिन 3 दिन में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में नोटशीट पहुंच रही है, जबकि राजकाज में इंस्टेंट, जैसे मेल होता है वैसे राजकाज के थ्रू नोटशीट्स जो है या कोई भी और चीजें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। इसी के साथ ही राज ई साइन भी इसी तरह काम करता है और राज मेल भी इसी तरह से काम करता है। डन। तो ये सारी चीजें मैंने यहां पर आपको बताई। इसके अलावा राजस्थान AVGC XR पॉलिसी 2024 जो है वो प्रमोट कर रहा है एनिमेशन को, विजुअल इफेक्ट्स को, गेमिंग को, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी इंडस्ट्रीज टू फॉस्टर इनोवेशन, क्रिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप एंड हाई स्किल्ड डिजिटल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को। तो ये सारी चीजें किसके तहत आ रही है? नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन ये नाम जो है, इस नाम में ही इसका फुल फॉर्म है राजस्थान AVGC XR पॉलिसी। तो A फॉर एनिमेशन, V for visual effects, Z for gaming, C for comics, X for extended, R for reality. Then extended reality में virtual reality, augmented reality सारी चीजें उसको combined form में XR कहते हैं। तो AVGC XR पॉलिसी 2024 इन सारे सेक्टर्स में काम कर रहा है। कौन कौन से सेक्टर्स? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी। क्लियर हो गई यहां तक बात?
अब बात करते हैं पंचगौरव प्रोग्राम। पंचगौरव प्रोग्राम जो है वो राजस्थान स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया है 2025-26 में। हर डिस्ट्रिक्ट को, राजस्थान स्टेट के हर जिले को एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड की गई है, और वो यूनिक आइडेंटिटी उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के पोटेंशियल और उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, ताकि हम उस पर्टिकुलर स्टेट में उन 5 चीजों पर स्पेशल फोकस दे सके, उन 5 की एलिमेंट्स पर को कंजर्व कर सके। वो जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है वो उन 5 चीजों से बेमिसाल तौर से जाना जाता है, उसे हम पंच गौरव कहते हैं। आपके जिले के 5 गौरव जिन पर आप गर्व कर सकते हैं कि ये 5 चीजें हैं, वो क्या क्या है? पहली चीज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिले का एक प्रोडक्ट, जो मेन प्रोडक्ट है वो। दूसरी चीज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एक तो प्रोडक्ट कोई भी, ठीक है, एक क्रॉप कोई भी फसल, एक डिस्ट्रिक्ट में कोई भी बॉटनिकल स्पीसीज, कोई भी एक स्पोर्ट, और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इन सब चीजों से मिलकर क्या बना है? पंच गौरव बना है। और पंच गौरव के काम के लिए 2 कमिटीज बनाई गई है। एक राजस्थान स्टेट के लिए राजस्थान स्टेट पंच गौरव कमेटी, दूसरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पंच गौरव कमेटी। तो जो स्टेट लेवल पे काम कर रही है उनका हेड कौन होगा? चीफ सेक्रेटरी साहब। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रही हैं उनका हेड कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एक बार ये जो 5 चीजें हैं इनको मैं डिटेल तौर पर समझाता हूं। मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट कोई भी ले लीजिए आपने ले लिया अजमेर। अभी बताऊंगा, मैं पूरी डिटेल शेयर करूंगा। अजमेर का पहला प्रोडक्ट की बात करो कि अजमेर में आपको कौन सा प्रोडक्ट है जिसपे गर्व है, तो वो है ग्रेनाइट और मार्बल। ग्रेनाइट एंड मार्बल पहली चीज। दूसरी, ऐसी क्रॉप जिस पर आपको गर्व हो, तो अजमेर के पुष्कर में रोज बहुत मिलते हैं, रोज की खेती होती है। डन। तो खेती रोज की। प्रोडक्ट की बात की गई तो प्रोडक्ट है ग्रेनाइट एंड मार्बल। क्रॉप की बात की गई तो क्रॉप है रोज। बॉटनिकल स्पीसीज की बात अगर मैं करूं तो बॉटनिकल स्पीसीज अजमेर में मिलता है नीम। टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात की जाए, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहां देखने को मिल रहा है, तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन अजमेर में है पुष्कर तीर्थ। और फिर आता है स्पोर्ट। तो स्पोर्ट अजमेर में क्या है? कबड्डी। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसी भी स्टेट के पंच गौरव। हर स्टेट से हमने 5 चीजें उठाई है। एक प्रोडक्ट उस स्टेट का, एक क्रॉप जो उस स्टेट में सबसे ज्यादा हो रही है, एक बॉटनिकल स्पीसीज कोई भी पेड़ या पौधा जो बॉटनिकल स्पीसीज है जो उस जिले में सबसे ज्यादा हो रहा है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन और स्पोर्ट। तो अजमेर की अगर बात की जाए अजमेर कॉन्टेक्स्ट में, तो प्रोडक्ट इज ग्रेनाइट एंड मार्बल, क्रॉप इज रोज, बॉटनिकल स्पीसीज है नीम, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पुष्कर, और स्पोर्ट है कबड्डी। इस पर्टिकुलर चीजों के लिए हर राजस्थान के हर जिले के लिए यहां पर ये 5 गौरव जो है वो हमने रखे हैं। राजस्थान में कितने जिले हैं टोटल? 41 जिले यहां पर पंच गौरव प्रोग्राम के तहत एनलिस्ट किए गए हैं, और इसके लिए 100 करोड़ रुपीज जो है वो अलोकेट किए गए हैं। ये मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। पूरी टेबल मैंने यहाँ पर शेयर की हुई है, और जो ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, उसके पेज नंबर 26 रोमन नंबर में 26 जो है वहां पर आपको ये टेबल मिल जाएगी। लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज आइडेंटिफाइड पंच गौरव। क्या क्या चीजें हैं पंच गौरव में? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप, 1 बॉटनिकल स्पीसीज, 1 स्पोर्ट, 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन। 2 कमिटी बनाई गई है स्टेट लेवल पंच गौरव कमिटी चेयर्ड बाय चीफ सेक्रेटरी साहब। सेकंड, डिस्ट्रिक्ट लेवल पंच गौरव कमिटी चेयर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब। ठीक है, ताकि पंच गौरव प्रोग्राम का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन किया जा सके। 2025-26 में इंप्लीमेंट की गई, और टोटल अमाउंट कितना है? 100 करोड़ यहां पर दिया गया। ये देखिए, इस तरह से पूरी एक डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो पंच गौरव एनलिस्ट की गई। पहला डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ये आपको स्वयं याद करने पड़ेंगे। एक क्रॉप, बॉटनिकल स्पीसीज, प्रोडक्ट, टूरिस्ट डेस्टिनेशन और स्पोर्ट। डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने यहाँ पर एनलिस्ट कर लिए हैं। इन पे फोकस किया जाएगा इनके डेवलपमेंट में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर रखा है, और स्क्रीनशॉट से अच्छा है कि आप जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है इकोनॉमिक सर्वे का वो डाउनलोड करो और उसको हाईलाइट करते हुए पढ़ो। तो आज के लिए आज का ये जो लेक्चर है ये यहीं समाप्त होता है। पूरा जो
एग्जीक्यूटिव समरी है, एग्जीक्यूटिव समरी का पार्ट सेकंड आज हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इकोनॉमिक रिव्यू 2025-26 के 3 लेक्चर्स में आपको कंप्लीट करा चुका हूं। प्रीवियस लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो वो आप देख लीजिए। एग्जीक्यूटिव समरी हम लेक्चर 3 में कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 1 मैं शुरू करूंगा ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम से। देन ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम नेक्स्ट लेक्चर होगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहिए। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, पूरा लेक्चर आपने देखा है, पूरा लेक्चर आपको समझ में आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा। कुछ फीडबैक अगर आप इसके बारे में देना चाहते हैं, लेक्चर के बारे में कुछ और हमसे आप गाइडेंस चाहते हैं, कोई और हेल्प एग्जाम रिगार्डिंग चाहते हैं, तो वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। राजस्थान अखाड़ा आपकी तैयारी में एक महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सदैव तत्पर है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।